तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटे जैसे कि आप जानते हो रोटेशन मोशन की अभी हमारी चल रही है सीरीज और आज का लेक्चर नंबर है 6। ठीक है, आज मैं आपके साथ बात करूंगा लैडर प्रॉब्लम्स के बारे में। काफी फेमस प्रॉब्लम्स होती हैं, पिछले सालों में मेंस में एडवांस में बहुत सवाल पूछे भी गए हैं। मैं सारे आपको दिखा भी दूंगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, और खूब मजेदार प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चा ऐसे घबरा रहा होता है कि यार यार नहीं हो रहा, सवाल नहीं हो रहा, तरीके से समझाऊंगा एकदम बिल्कुल जीरो से लेकर के और फिर बढ़िया 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 सवाल आपको मैं दिखाते चले जाऊंगा। ठीक है क्या? चलिए, तो इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों के साथ बात करी थी टॉर्क की। ठीक है ना? और भैया 2 घंटे का लेक्चर तो मैं कह के चला था कि 2 घंटे का लेक्चर बनेगा कम से कम, और वो खत्म होते होते वो 2.5 घंटे को भी क्रॉस कर गया था। ठीक है, तो 2.5 घंटे से भी ज्यादा लेक्चर हो गया था वो। तो अगर आपको टॉर्क नहीं आता है पहले, तो लैडर प्रॉब्लम आपको समझ आएगी नहीं। पहले आपको टॉर्क आना चाहिए, टॉर्क का बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए कि कैसे आर क्रॉस एफ होता है, इसी को आर एफ साइन थीटा कहते हैं, आर परपेंडिकुलर एफ क्या होता है या आर एफ परपेंडिकुलर क्या होता है, ये सब बातें आपको समझ आनी चाहिए। इसके अलावा टॉर्क की एक डेफिनेशन और होती है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, है ना? उसकी बात मैंने उस पिछले वाले लेक्चर में नहीं करी थी, उसकी बात आगे आने वाले लेक्चर से मैं करूंगा, बहुत सवाल कराऊंगा आपको उसके भी। ठीक है ना, बहुत मजेदार आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ूं उससे पहले कि इस लेक्चर से रिलेटेड जो सवाल होंगे वो भी आपको रेस नंबर 3 में मिलेंगे। बच्चे हमेशा बोल देते हैं कि सर आप लेक्चर शुरू करो ना, तब बता दिया करो कि ये लेक्चर करने के बाद कौन सी रेस करनी है, तो रेस नंबर 3 करनी है इसके बाद। ठीक है, सॉल्व हो जाएगी आपसे तरीके से। रेस नंबर 3 के ही वो पिछले वाले में भी सवाल रेस नंबर 3 में ही थे, है ना, टॉर्क वाले। तो लैडर प्रॉब्लम भी आपको उसी में मिलेगी, क्योंकि उसके बाद रेस नंबर 4 में फिर एंगुलर मोमेंटम शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो बातें मैं आपके साथ करूंगा फिर, है ना? ठीक है साहब, बोला बहुत बढ़िया। बाकी हमेशा लेक्चर शुरू करने से पहले जो मैं कहता हूं वो मैं आज फिर कह रहा हूं कि तरीके से समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। बढ़िया तरीके से तेरे को यहां से भी और यहां से भी समझ आए, इस बात की पूर्ण जिम्मेदारी मैं स्वीकार करता हूं। परंतु नोट्स बनाने की जिम्मेदारी वो तेरी खुद की है भैया, तू जाने तेरा काम जाने। तो तरीके से नोट्स बनाने, अपने को कॉपी और पेन लेकर के बैठना है और साथ में एक रफ कॉपी लेके बैठनी है। मैं बोलूं वीडियो स्टॉप करना है तो करना है, मैं बोलूं सवाल सॉल्व कर तो कर। ठीक है, तभी तो कुछ सीखोगे, नहीं तो कैसे सीखोगे? बाकी लैडर प्रॉब्लम की ये वाली वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं बढ़िया तरीके से। लैडर प्रॉब्लम्स, है ना? लैडर का मतलब समझते हो ना, सीढ़ी। तो बेसिकली क्या होता है इन सवालों में कि एक दीवार और एक फर्श के साथ में एक सीढ़ी खड़ी कर देते हैं। सीढ़ी समझते हो नहीं समझते हो? वो सीढ़ी ऐसे टेढ़ी खड़ी करी जाती है ना, तो फिर उसके ऊपर अपन ऐसे चढ़ते हैं, है ना? देखिए ना, जीवन में सीढ़ी देखिए कि नहीं देखी? 2 बांस होते हैं, है ना बेटा? ऐसा होता है, ऐसे होता है, 2 बांस होते हैं, उन 2 बांस के बीच में इस तरह से होता है ना। अरे वो सांप सीढ़ी वाली सीढ़ी, वही सीढ़ी है, इसे लैडर कहते हैं ना। सब लोग समझते हैं हम लोग, है कि नहीं? भारत देश के वासी हैं हम लोग, हमें पता तो यही सीढ़ी क्या होती है कि नहीं? अब भाई हम तो गरीब आदमी, हमारे घर में तो यही सीढ़ी है भैया, हमारे तो घास फूस की छत है, उसमें यही सीढ़ी है, हम तो यही से काम चलाते हैं भैया, है ना? तो इस वाली सीढ़ी की बात कर रहे हैं। तो उसको दीवार के साथ ऐसे टिका देते हैं ना, उस पर जब चढ़ते हैं, कई बार तुमने अपने पापा को कहते हुए सुना होगा कि बेटा नीचे पांव लगा ले, है कि नहीं? नीचे से ध्यान रखना, पकड़ के रखना, कहीं फिसल ही ना जाए। तो वो फिसलने वाली बातें करेंगे आज हम लोग, कि वो सीढ़ी ऐसे टिकी हुई है, फिर नीचे से तुम थोड़ा ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ने के बाद ऐसे ढिंच के साला दांत टूट जाता है उसमें। अरे यार तुम्हें पता ही नहीं है, पता है ना? वो सीढ़ी जैसे कई बार थोड़ा एक पांव रखा नहीं फिसली, दूसरा पांव रखा नहीं फिसली, तीसरा पांव रखा नहीं फिसली, चौथा पांव जैसे ही रखा और भाई साहब धीरे 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 फिसलने लगे और भाई साहब धीरे धड़ाम, भाई साहब, है कि नहीं? उस तरह के सारे सवाल आपको कराऊंगा, मजा आएगा कि अच्छा इतना ऊपर तक जा सकते हैं, इससे ऊपर गए तो फिर दांत टूटने की संभावना भाई साहब, ये आगे के निकल लेंगे ये निकल लेंगे भाई साहब, सीधी दिच के ये हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आगे शुरू करूं फिर तरीके से, बिल्कुल एकदम समझ आ गया बिल्कुल। ऐसे लैडर होती है, लैडर प्रॉब्लम में क्या पढ़ेंगे हम लोग? वो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या हो, कब फिसलेगी अन कब नहीं फिसलेगी, ये वो फलाना डिमाका सब बात कर लेंगे। ठीक है, पक्का है? थोड़ी फील आ रही है अंदर से? शुरू कर दूं? आ जाओ सुनो बेटा, लैडर प्रॉब्लम आपको मैं पढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको एक पुरानी बात याद दिलाता हूं, जो कि मैं एनएलएम में अक्सर बच्चों को बताया करता हूं और तरीके से मैं उस टाइम पे समझाया भी करता हूं, बिल्कुल एकदम प्रॉपर वे में, है ना? मैं फिर आपको ये बता देता हूं बेटा, एक चीज होती है, इसे हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? नॉर्मल फोर्स। ठीक है, या सबसे पहले नॉर्मल की ही बात कर लो। नॉर्मल क्या होती है बेटा? नॉर्मल जो है ना, वो एक डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। नॉर्मल इज अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। समझ गए क्या? मैं लिख देता हूं यहां पर, डोंट वरी, है ना? नॉर्मल क्या होती है? नॉर्मल इज जस्ट अ डायरेक्शन, नॉर्मल इज जस्ट अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, कि जब 2 सरफेसेस आपस में कॉन्टैक्ट में रखे हुए हो तो उनके जो कॉन्टैक्ट सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं।
नॉर्मल का मतलब अंग्रेजी में सामान्य होता है, ये सामान्य नहीं है, सामान्य नहीं है यहाँ पे। इसका क्या मतलब है? अ डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। बच्चा बोला सर कैसे 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 समझो? देख मेरी बात सुन, जैसे मैं तेरे को ये बोला कि ये धरती माता है, ठीक है, और धरती माता के ऊपर यहां पर रखा हुआ है कोई m मास का डब्बा, ऐसे रखा हुआ है ना। तो बेटा आप ये देखिए कि कॉन्टैक्ट सरफेस कहां है? कॉन्टैक्ट सरफेस तो ये रहा, दिस इज द कॉन्टैक्ट सरफेस, है ना, जहां पर वो जो डब्बा है ना, जहां पर जैसे ये डब्बा है, ये डब्बा जैसे यहां हाथ पर ऐसे रखा हुआ है, तो दिस इज बेसिकली द कॉन्टैक्ट सरफेस। अब इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी उसे ही हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर ये इसको नीचे की तरफ दबाने का प्रयास करेगा, ऐसे, है ना, ये इसको नीचे की तरफ दबाने का प्रयास करेगा एक फोर्स mg से, तो वो जो नॉर्मल है ना, वो बिल्कुल कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरह से लग जाएगी, ठीक है क्या। परंतु ये बात तो तब है जब दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस फ्लैट थे। फ्लैट मतलब जैसे मेरा ये हाथ भी फ्लैट था और ये रिमोट का नीचे वाला हिस्सा भी फ्लैट है, तो जब ये फ्लैट फ्लैट आपस में रखे गए तो हमने क्या करा भाई, कॉमन सरफेस तो यही है, कॉन्टैक्ट सरफेस तो यही है, तो उसके परपेंडिकुलर हमने लाइन खींच दी। परंतु बात यह है कि जो हमारी लैडर होती है ना, लैडर, जैसे ये लैडर है, तो बेटा इस लैडर के आप ये सोचो कि ये जो ऊपर वाले और नीचे वाले जो हिस्से हैं, ये वाले हिस्से, है ना, ये हिस्से और ये हिस्से, ये पॉइंटेड होते हैं। पॉइंट होता है ना, ये तो जाके दीवार से टकरा जाता है, और दीवार से जाके जब टकराता है, दीवार पे जाकर के जब रखा जाता है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रखा जाता है। ऐसे थोड़ी पूरा फ्लैट थोड़ी होता है, ये तो पॉइंट होते हैं। तो सर अब कैसे नॉर्मल ड्रॉ करें? याद करो मैंने आपको समझाया था, यहां देखो, एक मिनट मैं फिर से याद दिलाता हूं आपको। ये बातें मैं वहां पर एनएलएम में अच्छे से पढ़ा करके आता हूं, फिर भी मैं आपको दोबारा बताता हूं। यहां सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, बेस बना रहा हूं अभी तेरा, पढ़ने के लिए तेरे को तैयार कर रहा हूं मैं अभी, कि नॉर्मल फोर्स, ये लैडर प्रॉब्लम पढ़नी कैसे है, मैं तैयार कर रहा हूं आपको उसके लिए। ये धरती माता हो गई, ये दीवार माता हो गई। दीवार माता नहीं होती, दीवार होती है बेटा, है ना। और हमने क्या कर रखा है, हमने यहां पर ये सीढ़ी देखो ऐसे टिका दी, है ना, ये टिका दी। अब आप बहुत ध्यान से देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखना, मेरी बात सुनना ध्यान से, अच्छा लगेगा आपको, कि एक तो है फ्लैट सरफेस, एक है पॉइंटेड सरफेस। भाई दीवार तो जो है वो तो फ्लैट सरफेस है, और सीढ़ी का ये वाला हिस्सा कैसा है? पॉइंटेड है। ऐसे यहां पर जो धरती माता है वो तो है फ्लैट सरफेस, और सीढ़ी का कौन सा हिस्सा है? सीढ़ी का है पॉइंटेड। सीढ़ी का कौन सा है? पॉइंटेड। तो बेटा हमेशा ये बोला जाता है कि जब एक सरफेस पॉइंटेड हो और एक सरफेस फ्लैट हो, तो आप पॉइंटेड सरफेस की चिंता करो ही मत, आप मत देखो पॉइंटेड सरफेस को। आपको पॉइंटेड सरफेस को देखने की कोई जरूरत नहीं है। बस जो भी कांटेक्ट पॉइंट हो, जो भी कांटेक्ट पॉइंट हो, कांटेक्ट पॉइंट पर जो फ्लैट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो, वो हमेशा नॉर्मल बताएगा। क्या बताएगा? नॉर्मल। किसके सरफेस, किसके परपेंडिकुलर खींचनी है? फ्लैट सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, तो हमें क्या देगा? नॉर्मल देगा। समझ आया? अच्छा, तो सर यहां तो फ्लैट सरफेस ऐसा है, तो सर इसके परपेंडिकुलर तो लाइन ऐसे खींचेगी। हाँ, तो यही नॉर्मल है, इसको कुछ भी n1 बोल लो, है ना। अच्छा सर यहां तो फ्लैट सरफेस ऐसा है, तो इसके नॉर्मल तो सर ऐसे खींचेगी, इसके परपेंडिकुलर तो, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ऐसे ही खींचेगी, तो ये नॉर्मल हो जाती है। बोलो बात समझ आ गई? जब एक सरफेस पॉइंटेड हो और एक सरफेस फ्लैट हो, तो हमें पॉइंटेड सरफेस की चिंता नहीं करनी होती, हमें सिर्फ जो फ्लैट सरफेस होता है हमें सिर्फ उसके परपेंडिकुलर लाइन खींच देनी होती है, वही हमें क्या दे देता है? नॉर्मल दे देता है। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का याद करो, अगर आप मेरे से एनएलएम पढ़ करके आ रखे हो, तो वहां पर मैंने आपको एक इस तरह का एक सवाल कराया था, हालांकि अभी उसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, परंतु फिर भी मैं आपको ये बता सकता हूं। जैसे अगर मैं कहूं कि ये एक कोई स्फीयर है, और एक स्फीयर को ना एक गड्ढे में इस तरह से ऐसे प्लेस किया गया है, ध्यान सुनना, ऐसे ये गड्ढा है, ठीक है, ये गड्ढा इस तरह से, ओके, और यहां गड्ढे में उसको ऐसे प्लेस किया गया है इस तरह से, ठीक है। गड्ढे का साइज जरा कम है तो उसके अंदर पूरा नहीं आ पा रहा। अब देखो कॉन्टैक्ट सरफेस कहां कहां पर है बेटा? कॉन्टैक्ट सरफेस देखो, एक तो कॉन्टैक्ट सरफेस यहां पर है और एक कॉन्टैक्ट सरफेस यहां पर है। अब अगर बोला जाए कि नॉर्मल ड्रॉ करो, तो ये जो पॉइंट है, देखो गड्ढे का तो सिर्फ ये पॉइंट आ रहा है ना, ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट की चिंता नहीं करनी होती, हमें तो नॉर्मल स्फीयर के अनुसार ड्रॉ करना होता है। और स्फीयर के लिए नॉर्मल कैसे बनते हैं? उसके सेंटर से पास होने वाली लाइन, तो उसके सेंटर से पास होने वाली लाइन तो यहां से पास होगी। मेरी बात ध्यान से सुनो, स्फीयर के सेंटर से पास होने वाली लाइन वो तो यहां से पास होगी ऐसे, तो यहां पर नॉर्मल ऐसे बनती है, ठीक है। तो बताने का सिर्फ मतलब यही है क्या, कि कभी भी पॉइंटेड सरफेस की चिंता नहीं करी जाती नॉर्मल बनाते हुए, जो दूसरा जो सरफेस होता है, चाहे वो फ्लैट है चाहे कर्व्ड है, चिंता उसकी करी जाती है।
समझ आ गए? पॉइंटेड सरफेस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर लेडर पॉइंटेड थी, लेडर जो है वो पॉइंटेड थी, हमने उसकी चिंता नहीं करी। मैंने कहा दूसरा सरफेस देखो यार कैसा यार, तो दूसरा सरफेस बिल्कुल फ्लैट था, तो मैंने कहा इसी के परपेंडिकुलर खींचो। यहां पर ये पॉइंटेड सरफेस था, ये गड्ढे का ये, फिर मैंने कहा इसको छोड़ो यार, दूसरे को देखो, दूसरा स्फीयर निकला, तो मैंने कहा स्फीयर से पास होने वाली, सेंटर से पास होने लाइन खींचो, वही पक्का पक्का नॉर्मल निकलेगी। बोल मुंह से बोल, समझ आया? तेरे को नॉर्मल ड्रॉ करनी आ गई, क्योंकि ये आ गया तो फिर अब धीरे 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 कड़ियां बनाता चला जाऊंगा। फिर तो बोलेगा यार इतना आसान होता है क्या यार, ये मैं तो समझ ही नहीं रहा था यार, ये लेटर प्रॉब्लम इतनी आसान होती है, इतनी आसानी तेरे को समझ आ जाएगी। मुंह से बोलो, पढ़ते पढ़ते सर आपको कौन सा सुनाई दे जाएगा, मैं बोलूंगा तो मेरे को सुनाई नहीं देगा, पर मेरे को अंदर से वाइब्स आ जाएंगी ना, हाँ बच्चे समझ रहे हैं, नीचे कमेंट करके बताना हाँ सर समझ आ रहा है सर, ठीक है क्या? चलो तो बहुत बढ़िया साहब, हमें पॉइंटेड सरफेस की बिल्कुल चिंता नहीं करनी, हमें तो दूसरा सरफेस देखना है। दूसरा फ्लैट है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, स्फीयर है तो सेंटर से पास लाइन खींच दो, पक्का नॉर्मल हो जाएगी। बोलो सही है? अब आगे बढ़ूं? ठीक है भाई, तो मैं ऐसे मानता हूं कि मेरे सारे बच्चों को अब जो है लैडर प्रॉब्लम्स में नॉर्मल ड्रॉ करनी आ गई है, उनको नॉर्मल ड्रॉ करने में कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, पक्का? अच्छा इसमें देखो एक वैरायटी तेरे को और दिखाता हूं, हालांकि इस तरह का सवाल कोई बहुत ज्यादा आता नहीं है, परंतु आने को आ भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। अब ध्यान से सुन, अब ध्यान से सुन, मैं कहूं कि मान ले दीवार जो है ना जरा थोड़ी छोटी पड़ गई। सर क्या मतलब सर? मैं कह रहा हूं मान ले दीवार ऐसी है और ये धरती माता हो गई, ठीक है, ये दीवार हो गई और ये धरती माता हो गई, और तेरी सीडी जो है ना, सीडी, भाई साहब ध्यान से सुनना मेरी बात, तेरे भाई साहब चक्षु खुल जाएंगे एकदम बिल्कुल, है ना? मैं कह रहा हूं कि ये हिसाब किताब है, ये सीडी है, ये सीडी जरा थोड़ी सी लंबी निकल गई, है ना? सीडी जरा थोड़ी सी लंबी निकल गई। मैं कह रहा हूं अब बता नॉर्मल कैसे है, मैं यहां बैठ जाता हूं कोने में, कर ले ड्रॉ कर ले एक बार नॉर्मल। ये सीडी है जो कि दीवार से ऐसे फाड़ के पार निकल गई है, फाड़ के मतलब दीवार थोड़ी छोटी रह गई और सीडी ऐसे पार निकल गई। अब कर लो नॉर्मल ड्रॉ कर लो एक बार, कि सर ऐसे ऐसे यहां यहां ये नॉर्मल ड्रॉ होगी, कर लो। कर ली? मैं तो कोने में बैठा हूं भाई साहब, बताओ कर ली? अरे पक्का? अब आंसर मैच कराना कि क्या तुमने नॉर्मल ऐसी ड्रॉ करी थी, कि क्या तुमने नॉर्मल ऐसी ड्रॉ करी थी? ध्यान सुनना भाई साहब, ईमानदारी बरतना। लो भाई साहब यहां तो नॉर्मल ऐसी बनेगी, कैसी? मैंने कहा यहां तो नॉर्मल ऐसी बनेगी, फ्लैट सरफेस की चिंता करनी होती है, हमें पॉइंटेड सरफेस की चिंता नहीं करनी। यहां बताओ, सोचो यहां पर फ्लैट सरफेस किसका है और पॉइंटेड किसका है? यहां पर पॉइंटेड है दीवार का और फ्लैट सरफेस है सीढ़ी का, तो इस समय जो नॉर्मल है वो बेटा ऐसे बनेगी। बोलो समझ आई कि नहीं आई? है ना? ये है नॉर्मल n1, ये है नॉर्मल n2, वो तो कुछ भी बोल लो, n2 n1 क्या ही फर्क पड़ता है ना? चलो समझ आ गया ना? पॉइंटेड सरफेस की चिंता नहीं करनी, फ्लैट की चिंता करनी है, बस उसके परपेंडिकुलर लाइन खींच देनी है, अपने आप काम होते चले जाएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना। बोलो सही है? क्या मैं समझू मेरे सारे बच्चों को ये बात समझ आ गई है? 110%? सोच ले, पक्का नॉर्मल ड्रॉ करनी आ गई, टिच एकदम बिल्कुल। अब आ जा, मेरी बात सुनो, कुछ बचा ही नहीं, यहां सुन देख क्या होता है ना लेडर प्रॉब्लम में मोटे मोटे तौर पर। अब मैं आपको जरा थोड़ा सा प्रॉब्लम की तरफ लेकर के चलता हूं, सुनो। सवाल अभी भी नहीं करा रहा हूं, अभी सिखा रहा हूं तेरे को कि क्या करना होगा तेरे को हर एक सवाल में। मैं कह रहा हूं मान ली दीवार हो गई और ये धरती माता हो गई, ठीक है जी, और यहां पर हमने खड़ी कर दी एक ठो सीढ़ी, ठीक है, ई हमार एक ठो सीढ़ी बानी। ओके बेटा? बोला साहब ठीक है, सब बात समझ आ गई, है ना? कोई भी एंगल थीटा पीटा मान लो बना रखा है, ठीक है, और सीढ़ी का आप मान लो कि जो मास है वो m है और लेंथ जो है वो l है, ऐसा मान सकते हैं, है ना? दिखाई दे रहा है तुमको ये? हाँ ठीक है। सीढ़ी का जो मास है, थोड़ा और बड़ा लिख दूं, है सीढ़ी का जो मास है वो m है और सीढ़ी की जो लेंथ है वो l है, ठीक है साहब? बोला साहब ठीक है, बात समझ आ गई, है ना? मैं ये कह रहा हूं कि मान लो कि यहां पर जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो म्यू है, ठीक है, और यहां पर फ्रिक्शनलेस दीवार है, ठीक है, हालांकि दीवार पर भी फ्रिक्शन लिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको करा दूंगा अभी एक सवाल, डोंट वरी, है ना? मैं कह रहा हूं मान लो ये फ्रिक्शनलेस है अभी हाल फिलहाल, है ना? ठीक है क्या? ये जो है ये कैसा है? फ्रिक्शनलेस है। बोला साहब ठीक है, सब बात समझ आ गई? आ गई क्या? पक्का? अब देखो क्या क्या फोर्स है, देख लो जरा एक बार, है ना? यहां आ जाओ, सुनो। तो बेटा अभी नॉर्मल ड्रॉ करनी तो मैंने आपको सिखाई दी, है ना? वो तो अपना 1 मिनट का काम है अब तो, है कि नहीं? सबसे पहले उसी को निपटाएंगे, लो आओ निपटाओ। तो यहां पर एक नॉर्मल लग रही होगी n1, बिल्कुल ऐसे लग रही होगी क्या? है ना? ये तो पता है ना हमें, अभी बताया है। यहां पर एक नॉर्मल लग रही होगी n1, यहां पर एक नॉर्मल लग रही होगी n2, बिल्कुल सही है, मुंह से बोलो। अब सुनो बेटा, इतनी बात से तो मैं सहमत हूं, है ना? सहमत हूं कि नहीं सहमत हूं, है ना? ये फोर्स कुछ भी n1, ये फोर्स कुछ भी n2, नाम में तो क्या ही रखा है, क्या ही फर्क पड़ता है, पर जो रख दिया वो रख दिया एक बार, है ना? अब सुन बेटा, अब सोचो ये सीढ़ी है ना,
तो सीडी है तो सीडी का कोई ना कोई वजन भी है, और जब कोई ना कोई वजन है तो उसका सेंटर ऑफ मास तो होगा कहीं ना कहीं, और अगर यूनिफॉर्म लैडर है तो उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल कहीं ना कहीं बीच में होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें क्या बात है ना। अच्छा तो बेटा अगर ये बिल्कुल बीच में होना चाहिए तो हमें यह भी पता है कि ये लेंथ कितनी है, पता है ना, यहां से लेकर के और यहां तक की ये लेंथ, बताओ कितनी लेंथ है ये। सर ये तो पक्का पक्का L/2 हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, L/2 ही होएगी, है ना, क्योंकि पूरी जो लेंथ थी वो क्या थी, L थी, तो ये आधी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी L/2, है ना। और L/2 से बिल्कुल ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड, एक मिनट, L/2 से ऐसे बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स लग रहा होगा नीचे के तरफ, है ना, बिल्कुल ऐसे, है ना। ये क्या लग रहा होगा, ये लग रहा होगा सीडी का वेट m/g, सीडी का मास जो है वो m था ना, तो m/g, समझ आ गया ना पक्का। अब मेरी बात सुनो बेटा, हमें तो अगर मैं ये कहूं कि मान लो सीडी जो है वैसे फिसलने का प्रयास कर रही है, सीडी मैंने ऐसे टिका दी ना, ऐसे टिका दी, और जब सीडी ऐसे फिसलने का प्रयास करेगी तो बताओ ये पॉइंट सरक करके ये राइट में जाएगा कि लेफ्ट में जाएगा, आप बताओ। ये पॉइंट सरक करके अगर ये सीडी फिसलेगी, अगर ये सीडी फिसलेगी तो ये पॉइंट सरक करके राइट में जाएगा कि लेफ्ट में जाएगा, सर राइट में जाएगा, बिल्कुल सही है। और फ्रिक्शन तो हमें पता है कौन है, फ्रिक्शन एक अच्छा आदमी है, इसको फिजिक्स आती है, और ये दो प्यार करने वालों को हमेशा साथ रखना चाहता है। तो जैसे ही ये पॉइंटेड सरफेस इस जगह के सरफेस को, है ना, एक मिनट, जैसे ये पॉइंटेड सरफेस इस जगह के सरफेस को छोड़ करके दूर जाने की कोशिश करेगा तो यहां का जो फ्रिक्शन है उसके पेट में दर्द हो जाएगा तुरंत। वो बोलेगा अरे यार तुम तो यार दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो यार, तो इसको छोड़ के क्यों जाना चाहता है यार, बोले ऐसे मत कर यार, ये भी तो तेरे को बहुत चाहता है, तू भी तो उसको बहुत चाहता है। तो भाई फ्रिक्शन क्या बोलता है, फ्रिक्शन बोलता है नहीं मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा। तो जैसे ही भाई साहब ये सरक करके पीछे जाने की कोशिश करेगा, अगर आप मेरे से फ्रिक्शन पढ़ के आए हो, सब बातें मैंने बहुत डिटेल बताई है कि फ्रिक्शन एक बहुत अच्छा आदमी होता है, इसको फिजिक्स आती है, इसको पता है कि कहां लगना है और कितना लगना है, और भाई साहब दो प्यार करने वालों को हमेशा साथ रखना चाहता है। बोलो बात समझ आ गई। यहां सुनो, इधर आओ, बहुत बढ़िया साहब। तो जैसे इसने इसको छोड़ के जाने की कोशिश करी, फ्रिक्शन के पेट में दर्द हो गया, बोलेगा नहीं साले, बोले ऐसे थोड़ी करने दूंगा तेरे को, बोले ये तो यार इज्जत का सवाल है साले, है ना, ऐसे थोड़ी करने दूंगा। तो भाई साहब फ्रिक्शन कहां लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा इस तरफ, अंदर की तरफ ऐसे, क्योंकि फ्रिक्शन इसे फिसलने नहीं देना चाहता है। बोलो समझ आ गया। और ये सीढ़ी यहीं पर ऐसे जमी रहेगी। अगर फ्रिक्शन की औकात में बात रही तो, फ्रिक्शन की औकात से बाहर बात निकल गई फिर तो बात अलग है कि नहीं, समझ आ गया, पक्का है क्या। अब देखो कौन कौन से फोर्स, देखो अगर तो इसे नहीं फिसलना है, नहीं फिसलना है का मतलब है, अच्छा फिसलती है तो घूमती भी है ना, आप समझो इस बात को। देखो जैसे जैसे फिसलेगी ना तो वैसे वैसे थीटा कम होता जाएगा, है ना, ऐसे फिसलेगी ना, ऐसे फाइनली ऐसे धड़ाम ऐसे हो जाएगी, है ना। तो जब फिसलती है तो घूमती भी है, मतलब चलती है तो घूमती भी है, और नहीं चलेगी तो घूमेगी भी नहीं, आप समझो इस बात को, है ना। चलेगी तो घूमेगी भी, और नहीं चलेगी तो घूमेगी भी नहीं। ओ नहीं चलेगी तो नहीं घूमेगी, अच्छा नहीं चलेगी तो नहीं घूमेगी, इसका ये मतलब है कि अगर नेट फोर्स जीरो तो यहां पर तो नेट टॉर्क जीरो ही है कि नहीं, टॉर्क बैलेंस हो रखा है। अरे यार मुंह से बोलो, अरे पक्का। अब मेरी बात सुनो, तो अगर नहीं चल रही है, नहीं चल रही है, इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में मतलब फोर्सेस तो बैलेंस हो रखे होंगे। तो फोर्सेस को बैलेंस करो एक बार, देखो ऊपर वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्स, दाएं वाले फोर्स इक्वल टू बाएं वाले फोर्स, और तो कुछ है ही नहीं हिसाब किताब, यही हिसाब किताब है। अब मेरी बात सुन, तो ऊपर की तरफ वाला फोर्स कौन है, ऊपर तो है N1, और नीचे कौन है mg। किसके अलावा भी कोई और ऊपर है क्या, नहीं है। किसके अलावा भी कोई नीचे है क्या, नहीं है। इसका मतलब कि भाई साहब ऊपर वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्स। बोलो समझ आया कि नहीं आया, आया, अरे पक्का सोच ले। और इस फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो आपको पता ही है, इस फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो तो आपको पता ही है क्या, μN1, है ना। इतना तो आप लोग क्या बोलते हैं फ्रिक्शन वगैरह पढ़ करके आए तो आपको पता है ये बात, है ना। तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम, अच्छा ये हमेशा लगेगा या नहीं लगेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है ना, परंतु मैक्सिमम वैल्यू ये है, दिखाऊंगा अभी आपको आगे सवालों में। तो ये आ जाएगा म्यू और साथ में mg, तो ये बात हो गई FR मैक्स की। बोला साहब ठीक है। अब दाएं वाले फोर्स और बाएं वाले फोर्स वो भी दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब ये क्या कि N2 इज इक्वल टू दिस FR, N2 इज इक्वल टू दिस FR। बोलो समझ आया कि नहीं आया। इधर वाले फोर्स और इधर वाले फोर्स दोनों बराबर रहने चाहिए, है ना। इधर का फोर्स ज्यादा हो गया तो ऐसे भाग जाएगी, इधर का फोर्स ज्यादा हो गया तो अंदर आ जाएगी, परंतु दोनों में से तो कुछ भी नहीं हो रहा। इसका मतलब कि दाएं और बाएं वाले फोर्स बराबर होने चाहिए। तो फोर्स की तो बात हो गई। अब लगे यार टॉर्क की बात कर लेते हैं, है ना। अच्छा नेट फोर्स तो इसके ऊपर जीरो ही है, अगर चल नहीं रही है ना, अगर चल नहीं रही तो नेट फोर्स तो जीरो ही है ना। मैं लिख देता हूं यहां पर, बोल रहा हूं कि इफ द
लैडर इज नॉट स्लीपिंग, स्लीपिंग नहीं है वो कि लैडर इज नॉट स्लीपिंग, बोला लैडर सो नहीं रही है, लैडर इज नॉट स्लीपिंग बेटा, है ना, लैडर इज नॉट स्लीपिंग, दैट इज एफ नेट इज इक्वल टू 0। और अगर पिछली वीडियो देख करके आए हो तो मैंने आपको एक बात बताई थी क्या, कि अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 हो तो नेट टॉर्क 0 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, टॉर्क हो भी सकता है और टॉर्क नहीं भी हो सकता, परंतु मैंने ये बात बोली थी बट क्या, कि इफ नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0 देन टाउ अबाउट एवरी पॉइंट इज सेम, टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट इज सेम, दुनिया के हर एक पॉइंट के अबाउट सेम होगा, चाहे बॉडी के अंदर हो चाहे बॉडी के बाहर हो, परंतु हमें टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना सेंसिबल होगा जिस पॉइंट के अबाउट ज्यादातर फोर्सेस का टॉर्क 0 हो जाता हो। मुंह से बोलो, बोलो सिखाई थी कि नहीं सिखाई थी ये बात, मुंह से बोल, है कि नहीं सिखाई थी ना ये बात, 100% एकदम अच्छे से सिखाई थी। क्या बोला था मैं कि इफ द नेट टॉर्क ऑन द बॉडी इज 0 देन नेट टॉर्क मे और मे नॉट बी 0 बट नेट टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट, दुनिया के हर एक पॉइंट के अबाउट सेम होगा, चाहे वो बॉडी के अंदर हो चाहे बॉडी के बाहर हो। इस बात का प्रूफ दिया था बाकायदा मैंने, और बहुत सारे सवाल भी इसके ऊपर फिर मैंने कराए थे, है कि नहीं, उसी बात का यहां पर भी इस्तेमाल करूंगा, सेम चीज बिल्कुल सेम कंसेप्ट है ना। अब मेरी बात सुनो, तो बहुत सारे फोर्स है, कौन सा N1 N2 FR mg, तो किसी भी पॉइंट के बाद टॉर्क कैलकुलेट करो आंसर तो सेम ही आएगा, आंसर तो सेम ही आएगा, परंतु भाई साहब परंतु क्या, कि ऐसा पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना आसान होगा, सेंसिबल होगा, जिस पॉइंट के अबाउट ज्यादातर फोर्सेस का टॉर्क 0 हो जाता हो। और किस पॉइंट के अबाउट फोर्स का टॉर्क 0 होता है, अगर फोर्स की लाइन ही उसी पॉइंट से पास कर जाए, ये भी मैंने आपको प्रूव करके बोला था कि अगर किसी पॉइंट से अगर फोर्स की लाइन ही पास हो जाएगी तो उस पॉइंट के अबाउट उसका टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो बात समझ आ गई, पक्का, कैसे कैसे मैं समझाता हूं, यहां सुनो। जैसे मेरे पास बेटा ये एक डंडी है, ठीक है, डंडी, ध्यान सुनना, अच्छे सुनना, मजा आएगा। तो बेटा जैसे डंडी है यहां पर, अब आप सोचो इसका mg कहां है, इसका mg कहां है, बिल्कुल बीच में, इसका m कहां है, सेंटर ऑफ मास कहां है, यहां बीच में। अब मेरे पास कोई हिसाब किताब नहीं है यहां पर, बिल्कुल बीच में ना, रुको मैं 1 मिनट आपको भी बना करके दिखाता हूं, सुनो। इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहां, वैसे तो ये इस सेंटर से भारी है ना, तो यहां पर रहा होगा, पर अभी के लिए आप मान लो कि इसका मतलब सेंटर ऑफ मास ये है, ठीक है, ये रहा, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो, जैसे मैं कह रहा हूं सेंटर ऑफ मास यहां पर है, ठीक है, ध्यान सुनना। तो और बेटा ये मेरे हाथ पर ना, ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट ये जो डंडी है ना, ये ऐसे घूम सकती है, ऐसे घूम सकती है, ठीक है, क्या बात समझ आ गई, पक्का। अब सुनो, इस समय जब ये ऐसा खड़ी हुई है, इस समय बताओ mg की लाइन कहां से पास कर रही है, mg की लाइन बिल्कुल मेरे हाथ से पास कर रही है, इस पॉइंट से पास कर रही है। सोचो जब तक mg की लाइन मेरे हाथ से ही पास करती रहेगी ना, तब तक देखो ये रॉड नहीं गिरेगी, बिल्कुल नहीं गिरेगी। मैं अपने हाथ को ऐसे मूव करा रहा हूं कि इसकी जो mg की लाइन है वो हमेशा मेरे हाथ से ही पास करे, और जब तक mg की लाइन मेरे हाथ से ही पास करती रहेगी तब तक जो नेट टॉर्क है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। और जब तक नेट टॉर्क 0 रहेगा भाई साहब तब तक ये गिर नहीं सकती, मुंह से बोलो, अरे पक्का। अब ध्यान से सुन, सोच, अगर मैं इसको इफ आई अलाउ इट टू फॉल, है ना, मैं इसको हल्का सा ऐसे कर दूं, अब सोच mg की लाइन कहां पास कर रही है बेटा, इस समय mg की लाइन आप देखो, ये है mg की लाइन, नीचे बिल्कुल ऐसे, ये mg की लाइन है, ये क्या है, mg की लाइन है। अब आप सोचो क्या mg की लाइन क्या मेरे हाथ से पास कर रही है, यहां हाथ से पास कर रही है, आप बताओ, मैं थोड़ा पीछे जाता हूं, ये mg की लाइन है, ये क्या है, mg की लाइन है। आप बताओ क्या ये mg की लाइन इस समय क्या मेरे हाथ से पास कर रही है, नहीं। आप सोचो मेरे हाथ से जब पास नहीं कर रही है ना, और जब इसको ऐसे ही अलाउड टू फॉल करूंगा, देखो गिर जाएगी ये, पक्का। परंतु अगर ये mg की लाइन, सोचो, ध्यान सुनना, ये mg की लाइन देखो, मैं जैसे जैसे इसको ऐसे करता लाऊंगा, ये mg की लाइन इस समय मेरे हाथ से पास कर रही है, और जब तक ये mg की लाइन मेरे हाथ से पास करती रहेगी तब तक ये गिरने वाला नहीं है, तब तक नेट टॉर्क कितना रहेगा, 0 रहेगा। भाई साहब बोल समझ आया कि नहीं आया, अरे बोल, पक्का एकदम, सोच ले। तो अगर फोर्स की लाइन, सीखने वाली बात ये थी कि अगर फोर्स की लाइन जो है, अगर वो पॉइंट से, जिस पॉइंट के बाद टॉर्क निकाल रहे हो उस पॉइंट से ही पास हो जाती है, तो फिर कोई टॉर्क नहीं लगाता, है ना, कोई टॉर्क लगेगा तो घूमेगा, नहीं लग रहा था, ये बात है ना। अच्छा, तो यार मैंने कहा अगर यार इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो सिर्फ एक नॉर्मल N2 का ही टॉर्क 0 होगा, क्योंकि उसी की लाइन इससे पास कर रही है ना, बोलर साहब, ठीक है। फिर सुन 1 मिनट, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करूं तो सिर्फ mg का टॉर्क 0 होगा, क्योंकि mg की ही लाइन इससे पास कर रही है। परंतु अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो देखो, एक तो N1 का टॉर्क 0,
क्योंकि N1 की भी लाइन इसी पॉइंट से पास करेगी, और फ्रिक्शन का भी टॉर्क 0 क्योंकि फ्रिक्शन की भी लाइन इसी पॉइंट से पास करेगी। ओ साला, ये तो मेरी मौज होगी भाई साहब, ये तो मेरे लिए मजे की बात होगी यार, एकदम स्वाद आ गया भाई, है ना। अच्छा यार, है ना। तो यार इस पॉइंट के बाद टॉर्क कैलकुलेट करूंगा तो N1 का टॉर्क 0 आएगा और फ्रिक्शन का भी टॉर्क 0 आएगा, और mg का टॉर्क कहां आएगा, आउट ऑफ द पेपर, और N2 का टॉर्क कहां आएगा, इनटू द पेपर। याद करो पिछले लेक्चर में मैंने सब सिखाया ये कैसे सीधा हाथ चलाना होता है, कैसे आर क्रॉस एफ निकालना होता है। आर क्रॉस एफ में पहला वेक्टर आर है ना, आर की दिशा में हाथ ऐसे रखा जाता है कि जो अपना जो हथेली है वो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में, मतलब फोर्स की डायरेक्शन में आ जाए। आर क्रॉस एफ ऐसे सिखाया मैंने आपको, सब कुछ डिटेल में सिखाया बिल्कुल। और आर वेक्टर का हेड वहां पर होता है जहां पर फोर्स लगाया जा रहा होता है, और शुरुआत वहां से होती है जिस पॉइंट के बाद टॉर्क निकाला जा रहा होता है। तो इस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है तो आर वेक्टर की शुरुआत यहां से होगी और आर वेक्टर का हेड यहां पर होगा। तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, तो अंगूठा क्या देगा, टॉर्क की डायरेक्शन देगा। ऐसे वहां देखो आर वेक्टर, परंतु मेरी हथेली इस समय फोर्स की डायरेक्शन में नहीं है, हथेली को फोर्स की डायरेक्शन में करो पहले। अब देखो आर क्रॉस एफ करो, तो आर क्रॉस एफ करेंगे तो N2 का टॉर्क कहां आएगा, इनटू द पेपर। और ये जो CD है ये तब इक्विलिब्रियम में रह पाएगी जब ये बाहर वाला टॉर्क और अंदर वाला टॉर्क आपस में बैलेंस हो जाएंगे। बोलो समझ आया, अरे पक्का। चलो तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इफ द लैडर इज नॉट स्लिपिंग दैट इज एफ नेट इज इक्वल टू 0, देन टाउ नेट about every point is same। समझ आया। तो हम किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करें, आंसर हमेशा सेम आएगा। बोलो बात समझ आ गई। मैं लिख देता हूं यहां पर ये बात। सो इट इज सेंसिबल, ये किताब में नहीं मिलेगा आपको, तो इट इज सेंसिबल टू calculate torque about such a point from where the lines of maximum forces pass। ठीक है क्या। एक ऐसे पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना या टॉर्क बैलेंस करना सेंसिबल रहेगा जिस पॉइंट से ज्यादातर फोर्सेस की जो लाइन है वो पास करती हो, क्योंकि उनका टॉर्क 0 हो जाएगा, कैलकुलेशन में आएंगे नहीं तो हमारे चांदी हो जाएगी, हमारे मजे हो जाएंगे। समझ आया, अरे पक्का। चलो लगे हाथ आपको एक टॉर्क बैलेंस करना और सिखा देता हूं, फिर तो सवाल ही सवाल करने हैं खूब सारे, है ना, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर, है ना। चलो यही कर देता हूं, इसको थोड़ा हल्का सा ऊपर लिख देते हैं, है ना। ये क्या था, mg था, है ना, ये हो गया। चलो जी, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं टॉर्क बैलेंस कर रहा हूं किस पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट। मैं इसे ए पॉइंट बोल देता हूं, ठीक है। बैलेंसिंग टॉर्क या कैलकुलेटिंग टॉर्क, जो भी आप बोलना चाह रहे हो, बैलेंसिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, ठीक है। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि ये जो फोर्स इक्वेशन है तो सारी आपको समझ आई है, साथ साथ आपको ये भी समझ आ गया कि मैं क्या कहने की मैंने कोशिश करी, है ना, पक्का है ना। अब आ जाओ, तो बेटा आप देखो mg की लाइन देखो, mg की लाइन ऐसे है ना, तो याद करो फॉर्मूला याद है तुम्हें, क्या फॉर्मूला होता था, फॉर्मूला ये होता था क्या, टाउ इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर एफ, है ना। उसमें क्या बोलते थे कि आर परपेंडिकुलर क्या है, आर परपेंडिकुलर इज दैट component of r vector which is perpendicular to f। यही होता था ना कि r वेक्टर का ये वो कंपोनेंट जो f के परपेंडिकुलर है। अब आप सोचो फोर्स की लाइन तो ये रही और r वेक्टर ये रहा, कहां है r वेक्टर, देखो कहां है r वेक्टर बेटा, ये है r वेक्टर, ठीक है, ये है r वेक्टर। अब इस r वेक्टर के दो कंपोनेंट है, एक तो ये और एक ये, है ना। इस आर वेक्टर के दो कंपोनेंट है, एक तो ये और एक ये, परंतु इस आर वेक्टर का ये जो कंपोनेंट है ये फोर्स के परपेंडिकुलर है। बोल 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 मुझसे बोल, इस आर वेक्टर का ये जो कंपोनेंट है, सोचो ये कंपोनेंट ये फोर्स के परपेंडिकुलर है, तो हमें तो उससे मतलब है, बस यही बात होती है। चलो ये सब बातें मैं बता चुका हूं पिछले लेक्चर में, बहुत अच्छे से, बहुत शांति से, बहुत प्यार से मैंने समझाया, है ना। चलो तो क्या करें, देखो mg का टॉर्क लिखो, mg का टॉर्क क्या लिखोगे, उससे पहले इसको भी मैं हटा देता हूं यहां से ना, इस आर वेक्टर को, फिर ये बीच में दिक्कत क्रिएट करेगा। चलो
तो mg का टॉर्क क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा mg इंटू आर परपेंडिकुलर। अच्छा, ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, l/2, तो ये क्या है l/2 का cos थीटा, और l/2 का cos थीटा mg के परपेंडिकुलर है, तो क्या लिखा जाएगा mg इंटू l/2 cos थीटा इज इक्वल टू, अच्छा फ्रिक्शन का टॉर्क 0, n1 का टॉर्क 0, n2 का टॉर्क कहां है, आउट इनटू द पेपर, फ्रिक्शन mg का कहां था, आउट ऑफ द पेपर, n2 का कहां है, इनटू द पेपर, है ना। चलो अब सुनो, यहां से यहां तक की लेंथ है l2, फिर से देखो, फिर से देखो, मेरे साथ बने रहो, यहां ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है l, मुंह से बोल बेटा, ये लेंथ कितनी है, l है। बोला हाँ सर आप ठीक कह रहे हैं बेटा, अगर ये l है तो ये क्या है, l का cos थीटा, और ये क्या है, l का sin थीटा। अब तू सोच बेटा, ये n2 की लाइन है और ये क्या है, l का sin थीटा, मुंह से बोल, क्या l का sin थीटा n2 के परपेंडिकुलर है। बोला हाँ सर बिल्कुल है। भाई साहब ये l है, ये क्या है l, ये है l का cos थीटा, ये क्या है l का sin थीटा, और l का sin थीटा n2 के परपेंडिकुलर है। भाई साहब मुझसे बोलो, l का sin थीटा n2 के परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क क्या लिखा जाएगा, टॉर्क ये लिखा जाएगा, उससे पहले मैं इसको हटा देता हूं, है ना। क्या लिखा जाएगा n2 का टॉर्क, ये लिखा जाएगा n2 इंटू l sin थीटा। मुझसे बोलो, अरे पक्का, सोच ले, बहुत बढ़िया साहब। तो टॉर्क बैलेंस करा मैंने, भाई साहब अंदर बाहर वाले टॉर्क बैलेंस हुए, तो यहां से n2 क्या आया, यहां से आया n2 इज इक्वल टू mg/2 और कॉट थीटा, ठीक है। ये सिर्फ एक इलुस्ट्रेशन पर्पस के लिए सिर्फ मैंने दिखाया है, बाकी सवाल नहीं है कोई, मैंने सिर्फ आपको इक्वेशंस बनानी सिखाई है, देख बेटा ऐसे इक्वेशन बनानी है, ठीक है क्या। जब सवाल बोलेगा कि भाई बताओ जस्ट स्लिपिंग वाला केस आएगा, तो जस्ट स्लिपिंग वाले केस में ये एफ आर मैक्स ही हो जाएगा। अभी दिखाऊंगा, सवाल देखेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी। बोलो, अब सवालों की तरफ लेकर के चलता हूं आपको, सही है, अरे पक्का, सोच लो, कोई खास बात नहीं है। चलो एक बार इसको नोट करो आराम से, उसके बाद फिर मैं आपको अब सवाल करने सिखाता हूं कि सवाल कैसे बनाने हैं, ठीक है। चलो हो गया, अरे पक्का, सोच ले, 100% एकदम। चलो बहुत बढ़िया साहब, आ जाओ, एक बार इसको थोड़ा साफ सा कर लूं, सूगला लगेगा गंदा गंदा, उंगलियों के निशान लग जाते हैं ना। तेनू देखिए बिना ने जी लगता, अभी बातें सुन बेटा, यहाँ आ जा, तो वही बनाते हैं बिल्कुल पुराने वाला सेटअप जैसा बनाया था। तो दस हो रखेड़ा रब दा दवारा, दस और खेड़ा रब दा दवारा, मैं यारा तेनू सब मन्या, तू माने आना मन दिलदारा, असा ते तेनू सब मन्या। ध्यान से सुन, इधर आ जा, ये सर गाने सुनने में व्यस्त हो गए थे। देख मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एंगल है 53, ठीक है, और ये एक लैडर है, इस लैडर की लेंथ है 10 मीटर और वजन है 10 kg, ठीक है। लैडर की जो लेंथ है वो है 10 मीटर और वजन है 10 kg। तो मैं ये सवाल बोल रहा हूँ, क्या सवाल बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अच्छा लगेगा आपको। मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ, व्हाट शुड बी द value of mu on the ground, so that the ladder does not slip, ओके। कि ये म्यू की जो वैल्यू है ना इस फ्लोर के ऊपर, यहां पर इस म्यू की कम से कम कितनी वैल्यू होनी चाहिए कि ये जो लैडर है ये फ्लोर पर स्लिप ना करे, ठीक है क्या। ये सवाल है, मैं जरा 2 मिनट यहां बैठता हूं शांति से, ठीक है। बना लो आप एक बार, आराम से सोच लो कि सर ये होना चाहिए, खूब आराम से सोच लो। लो जरा 2 मिनट का टाइम लो, पहले ले लो 2 मिनट का टाइम ले लो, कर लो, वीडियो को स्टॉप कर देना। चलो आगे बढ़ो, कराऊं, मैं कराऊं, है ना। जो सिखाया है बस तेरे को देख वही करूंगा, कुछ और नहीं करूंगा, जो सिखाया तेरे को वही करूंगा बस, देख ध्यान से सुन। तो मैंने कहा जी एक नॉर्मल तो साहब यहां लगेगी, और बोला साहब एक नॉर्मल यहां लगेगी और mg लगेगा नीचे,
है ना, और फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पीछे अगर इसको रुकना है जब, तो है ना, ये एरो थोड़ी मोटी मोटी हो गई है पर काम चल जाएगा, है ना। यहाँ देखो, बोलो समझ आया है ना। इसके अलावा तो कुछ होना ही नहीं है, और तो कुछ है ही नहीं हिसाब किताब, है ना। इसको क्या बोल दिया, इसको कुछ भी नॉर्मल N1 बोल दिया, इसको कुछ भी नॉर्मल N2 बोल दिया। अच्छा, इसका CD का वजन था 10 किलो, तो नीचे जो फोर्स लग रहा होगा कितना रहा होगा बेटा, वो लग रहा होगा 100 न्यूटन। कितना लग रहा होगा, 100 न्यूटन, ओके। और यहां पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू लग रहा होगा रोकने के लिए, बिल्कुल, है ना, क्योंकि हमें तो म्यू की वही वैल्यू बतानी है कि जस्ट रुक जाए बस, है ना, जस्ट रुक जाए, तो जस्ट रुक जाए तो बस फिर फ्रिक्शन उस समय अपनी मैक्सिमम वैल्यू लग रहा होगा, है ना। बोला साहब ठीक है। तो यहां से अपने को एक बात समझ आती है, क्या समझ आती है बेटा, कि N2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। बोलो ये तो समझ आया है ना। बोला हाँ सर ये तो समझ आया है। अच्छा, एक साथ साथ आपको ये भी समझ आया क्या, कि जो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज इक्वल टू म्यू N2, इसका मतलब कि 100 म्यू, है ना। और यहीं से फाइनली फिर हमारा आंसर भी आएगा, ठीक है। ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। एंड एक और बात, क्या ये दाएं बाएं वाले फोर्स भी तो बराबर होंगे, तो N1 इज इक्वल टू FR मैक्स। बोलो सही है, अरे पक्का। तो फोर्स में जो भी खेला खेला जा सकता था वो खेल दिया गया है, इसके अलावा फोर्स में कुछ भी और करना पॉसिबल नहीं है। अब हमें टॉर्क बैलेंस करना होगा, और इतनी समझदारी अब मैं आपको सिखा चुका हूं कि कहां पर टॉर्क बैलेंस करना है। बोलो सिखा चुका हूं क्या, है ना। अभी थोड़ी देर पहले ही सिखाई है सारी समझदारी, या भूल गए हो, है ना। टॉर्क बैलेंस करना तो सर आ गया है सर अब, है ना। चलो किसके अबाउट करूं, टॉर्क यही कर दूं, है ना, इसे के अबाउट कर दूं। इससे क्या होगा, N2 का टॉर्क 0 हो जाएगा, FR मैक्स का टॉर्क 0 हो जाएगा। बस एक 100 का टॉर्क और N1 का टॉर्क, वही हमें बैलेंस करना होगा और हमारा काम बन जाएगा। तो बना लो, आ जाओ। देखो भैया ध्यान से सुनो, सुन। तो 100 का टॉर्क क्या लिखा जाएगा, 100 इंटू, सोचो बेटा पूरी लेंथ तो जो है वो 10 है, तो आधी कितनी है बेटा 5 है, और ये क्या है 5 का cos 53, 5 का cos 53 कितना होता है 3 होता है। अरे 5 इंटू 3/5, 5 से 5 कट जाएगा तो 3 बच जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 3 शुड बी इक्वल टू, बोलो N1 इंटू, मुंह से बोलो बेटा ये 10 है ना, ये क्या है पूरा 10 है, तो ये 10 का cos 53, ये 10 का sin 53, 10 का sin 53 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कितना आ गया बेटा 8 आ गया, है ना। तो बेटा यहां से आप देखिए, तो ये कितना आ गया देखो, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, और ये कितना बच जाएगा 25। तो बेटा n की वैल्यू कितनी आ गई, N1 की वैल्यू आ गई 75/2 न्यूटन। बेटा ये N1 की वैल्यू है, और हमें तो ये बात पता है, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही सिखाई गई है। क्या सिखाया गया है, एक मिनट, है ना, क्या कि N1 इज इक्वल टू एंड N1 इज इक्वल टू FR मैक्स। चलो N1 की वैल्यू देखो, N1 की वैल्यू कितनी आई थी 75/2, और सामने FR मैक्स देखो, FR मैक्स कितना है बेटा, ये है 100 और साथ में म्यू। सही है ना, कैलकुलेशन का ध्यान दे लेना, बाकी सब कुछ सही है। 25 से कट जाएगा, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, तो बेटा म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 3/8। ये आपका आंसर है। अब कमेंट में लिख करके मेरे को बताना कि सर आपका भी आंसर सही है और मैंने भी यही निकाला था, मेरा भी सही है। बोलो सही है क्या, अरे पक्का काटा पीटी देख लेना, बस मैंने सही करी हो, बाकी सब कुछ एकदम परफेक्ट है। सही है, अरे पक्का सोच ले। चलो आ जाओ, एक सवाल और कराता हूं, है ना, लो करो, इसको नोट करो, कर दिया, हो गया जी, नोट हो गया। और सुन, आजा ध्यान से देख, देखो इसी में एक स्टेप और ऊपर चलते हैं, ध्यान से देखना, अच्छा लगेगा। मैं कह रहा हूं कि ये हो गई अपनी दीवार और ये हो गई धरती माता, ठीक है, और एक सीढ़ी खड़ी करते हैं यहां पर, एक लो, ई हमारा सीढ़ी बनी, ओके भैया, अरे पक्का। सीढ़ी के पैरामीटर वही पुराने, क्या कि सीढ़ी है 10 मीटर की और सीढ़ी का वजन है 10 किलो, ठीक है, और ये जो एंगल जो बना हुआ है ना, ये एंगल है 53 डिग्री, और जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है यहाँ पर ग्राउंड पर, जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ना वो दे रखा है 0.5, ठीक है, पक्का है। अब सुनो, जब सीढ़ी है तो किसी ना किसी को चढ़ना भी पड़ेगा, जब कोई चढ़ाई नहीं तो काहे की सीढ़ी पे, है कि नहीं, जब कोई चढ़ाई नहीं तो काहे की सीढ़ी, तो सीढ़ी है तो किसी ना किसी को चढ़ना भी पड़ेगा। दीपिका पादुकोण को ही चढ़ा देता हूं, ठीक है क्या, फिर बोलेंगे साले दीपिका पादुकोण से तेरी क्या दुश्मनी है, पहले भी उसी को रोस्ट मार रहा था, अभी रोस्ट नहीं मार रहे ऐसे किसी को, तुम्हारा मन कह रहे तुम तमन्ना भाटिया को चढ़ा दो बेटा, भैया मेरे क्या दिक्कत है ना। यहाँ सुनो, तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा भैया
कहीं ना कहीं तो खड़ी है दीपिका पादुकोण, मैंने कहा लो ठीक है, ये तमन्ना भाटिया, जो तुम्हारा मन करे चढ़ा लो, है ना। यहाँ सुनो, तो ई है हमार आज की रात, मजा हुस्न का आंखों से लीजिए बेटा, ठीक है। तमन्ना भाटिया, ओके, सीढ़ी पर चढ़ा दिया हमने, और तमन्ना भाटिया का वजन हमने स्टैंडर्ड 50 किलो ले लिया है। वैसे 50 के आसपास ही होगा, तुम्हें क्या लगता है ना, 50-55 ही होगा वैसे, है कि नहीं। बाकी तो हमें क्या पता, है ना। यहाँ देखो, बाकी तो वो उनसे पूछना पड़ेगा। किन से पूछना पड़ेगा, है बड़े त्यागी से पूछना पड़ेगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई। अगर तुम्हें बड़े त्यागी पता है तो तुम्हें पता है, और नहीं पता तो तुम्हें नहीं पता। बड़े त्यागी छोटे त्यागी है, छोटे त्यागी से पूछना पड़ेगा भाई साहब, है ना। आ जाओ यहाँ सुनो, तो ये हमारा तमन्ना भाटिया, और ये 50 किलो का उसका वजन हम मान ले रहे हैं। तो सवाल क्या पूछा जा रहा है, सवाल मैंने बोला किसी भी एक्स पर खड़ी है, बेसिकली एक्स आपको निकालना है ना, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। हालांकि ये बात आप जानते हो, एक्स की कोई वैल्यू होती नहीं बेटा, है ना। एक्स की वैल्यू जब तक आपकी जिंदगी में रहेगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे बेटा, एक्स की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। यहाँ सुनो, ठीक है क्या, यहाँ सुनो, ये एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। सवाल क्या है, सवाल सुन, मैं लिख देता हूँ नीचे, है ना। यहाँ सुनो, सवाल ये है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम डिस्टेंस x on the ladder up to which Tamanna can climb up the ladder safely। सेफली का क्या मतलब है, क्योंकि बहुत ऊपर चली जाएगी तो भाई साहब ये सीढ़ी भाई साहब सीधी फिसलेगी नीचे, और फिसलेगी तो तमन्ना के आगे के 2 दांत नहीं रहेंगे भैया। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, है ना। ये हिसाब किताब है। अभी बाकी तो सवाल करोगे आपको कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है क्या। चलो मैं तो यहाँ बैठ जाता हूँ बेटा कोने में। डेटा सारा दे दिया ना मैंने, हाँ डेटा दे दिया है। तमन्ना का वजन दे दिया, सीढ़ी की लेंथ दे दी, वजन दे दिया, ठीक है, सब दे दिया। चलो करो, ना 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 हाँ जी, हाँ चलो हो गया। बनाया तुमने, सवाल बनाया, मैं करवा दूं अब, है। आ जाओ, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं, तुमने 2 मिनट वीडियो स्टॉप करी थी और खुद से करने का ट्राई किया था, है ना। उसके बाद ही तुम आगे बढ़ रहे हो। बाकी भैया मैं सिर्फ आशा ही कर सकता हूँ, है ना। करना ना करना देखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे भाई साहब ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे, है ना। यहाँ सुनो, ईमानदारी रखना बहुत जरूरी है बेटा, जीवन में आप कुछ भी करें बस ईमानदार रहें, वो जरूरी है। एक नॉर्मल यहाँ लग रही होगी, एक नॉर्मल यहाँ रही होगी, एक भाई साहब फ्रिक्शन लग रहा होगा अंदर। ये तो समझ आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि वो सीढ़ी फिसलेगी पीछे तो फ्रिक्शन तो अंदर ही लगेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ये तमन्ना का वजन और सीढ़ी का वजन, वो वाले टॉर्क और देख लेते हैं एक बार, है ना। यहाँ सुनो, तो सीढ़ी का तो वजन बिल्कुल सीढ़ी के बीच से नीचे लग रहा होगा, और तमन्ना का वजन जहां तक वो चढ़ गई है वहां से नीचे लग रहा होगा, ठीक है क्या। ये हिसाब किताब है। अब देखो वैल्यूज रखो जरा, एक बार थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो बेटा। ये है मान लो कुछ भी n1, और ये है मान लो कुछ भी n2, है ना। और मैक्सिमम वैल्यू x की है तो फ्रिक्शन भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू ही लग रहा होगा, है ना। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, और सीढ़ी का वजन कितना था, 10 किलो था, तो सीढ़ी का जो वेट नीचे लग रहा होगा वो लग रहा होगा 100 न्यूटन। तमन्ना जी का जो वजन है वो 50 किलो है, तो भाई साहब इनका जो वजन नीचे लग रहा होगा वो लग रहा होगा 500 न्यूटन। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुंह से बोलो, समझ आ गया। अरे पक्का। चलो अब फोर्स बैलेंस करते हैं। देखो ऊपर की तरफ फोर्स कौन सा है, N2, नीचे की तरफ कौन सा है 500 और ये 100। तो बेटा एक बात तो समझ आई क्या, कि N2 इज इक्वल टू 600 न्यूटन। ये बात समझ आई, बोल समझ आई। अरे पक्का। अच्छा, जो FR मैक्स है, तेरे को ये बात समझ आनी चाहिए बेटा कि जो FR मैक्स की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू म्यू N2, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो बेटा जो FR मैक्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0.5 इंटू 600, तो भाई साहब ये आ गया 300 मीटर, 300 क्या बोल रहा हूं मीटर, 300 न्यूटन, है ना। ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा फ्रिक्शन होना पॉसिबल नहीं है। इतना ये फ्रिक्शन की औकात है भाई साहब, ये 300 न्यूटन, इससे ज्यादा नहीं लग पाएगा, सही है क्या। अच्छा और सुन, एंड क्या,
कि ये जो N1 है, N1 इज इक्वल टू एफ आर मैक्स। मुझे लग रहा है तेरे को ये बात भी समझ आ गई होगी, इधर और इधर वाले फोर्स दोनों बराबर होंगे। दैट इज जो N1 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बेटा, वो भी आ गई 300 न्यूटन। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्स के साथ जो खेला खेला था वो हमने खेल लिया, अब नहीं खेल सकते। अब सुनो, टॉर्क बैलेंस करना पड़ेगा। अब तुम्हें पता ही है टॉर्क बैलेंस कहां होता है, ऐसे पॉइंट के अबाउट होता है जिस पॉइंट के अबाउट ज्यादातर फोर्सेस का जो टॉर्क है उसे जीरो किया जा सके। तो इस पॉइंट के अबाउट में टॉर्क को बैलेंस करूंगा। समझ आ गया है ना, है ना? मैं ऐसी आशा कर रहा हूं हमें समझ आ गया होगा, क्योंकि फ्रिक्शन का भी टॉर्क जीरो हो जाएगा और इस N2 का भी टॉर्क जीरो हो जाएगा। अब सोचो, जो CD का जो वजन है 100 न्यूटन, उसका टॉर्क है बाहर, तमन्ना जी का जो वजन है उसका टॉर्क है बाहर, और N1 का टॉर्क है अंदर। सही है क्या? तो N1 का टॉर्क जो है वो इन दोनों के टॉर्क को जब बैलेंस कर देगा तो CD नहीं घूमेगी, और नहीं घूमेगी तो चलेगी भी नहीं, है कि नहीं? बस ये बात करनी है। तो बैलेंसिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, ठीक है, इसे ए पॉइंट बोल रहा हूं। लो, बैलेंसिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, अबाउट पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट हम लोग टॉर्क को जो है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, है ना? चलो आ जाओ मिलके बनाते हैं। देख बेटा, जिए तो जिए कैसे है बिन आपके। सुनो बेटा, देख, तो देखो CD के वजन का टॉर्क लिखो, ये कितना लिखोगे, ये लिखोगे 100 इंटू L/2। बेटा पूरा जो लेंथ थी वो 10 मीटर थी, आधी कितनी हो गई 5। देख ये 5 है ना, अगर तो ये है 5 का cos 53, ये है 5 का sin 53। तो 5 का जो cos 53 है वो 100 के परपेंडिकुलर है, तो वही आएगा 5 का cos 53, 5 इंटू 3/5, तो कितना जाएगा 3, है ना? मुझसे बोलो कितना जाएगा 3। ओके, और प्लस भाई साहब तमन्ना जी का तो पता नहीं, तमन्ना जी तो x दूरी दूर खड़ी हैं, तो क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 500 इंटू x का cos 53। समझ गए ना? ये लाइन ऐसे है, तो ये अगर x है तो ये क्या है, x का cos 53, 3/5, तो ये आ जाएगा 3x और डिवाइडेड बाय 5, और सामने N1 का टॉर्क। सोच बेटा, ये 10 है, ये क्या है 10 है, ये 10 का cos 53, ये 10 का sin 53, है ना? ये 10 है ना बेटा, ये क्या है 10 है ना, तो ये 10 का cos 53, ये 10 का sin 53। 10 का जो sin 53 है वो N1 के परपेंडिकुलर है, तो N1 इंटू 10 का sin 53 कितना जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना? तो ये आ गया बेटा, ठीक है क्या? चलो 5 एकम 5, ई हुई गवा 100, तो ये आ गया 300, और प्लस ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 300x, है ना? 300 इंटू 300x, है ना? बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना, मैं गलती ना करूं। इज इक्वल टू N1, है ना? N1 कितना है, N1 है 300, N1 कितना है 300, तो 8 दिया 24, ठीक है क्या? 2400, तो ये आ गया 300x इज इक्वल टू 2400 में से 300 गया तो कितना बच जाएगा, 2100 बच जाएगा। सही चल रहा है मामला एकदम, दो जीरो ने दो जीरो को मार दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सत्ते 21, ये आ गई 7 मीटर। मतलब कि 7 मीटर तक की हाइट अगर ये चढ़े जब तो ठीक है, मतलब 60 मीटर हाइट नहीं बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए लेंथ, है ना? देखो अगेन मैं बोल रहा हूं, कैलकुलेशन का एक बार ध्यान दे लेना, है ना? है ना? आ जाओ सब कुछ एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि ये 5 था, तो ये 5 का cos 53 मतलब कितना हो गया, 3 हो गया, तो 100 इंटू 3 प्लस ये आ गया 500 इंटू cos 53। अगेन cos 53 कितना होता है, 3/5 ही होता है, तो 3 हो गया, सही हो गया बिल्कुल। चलो भैया मेरे हिसाब से तो आंसर टिच है बिल्कुल, ठीक है? अब सुनो, तो 7 मीटर तक की जो लेंथ है ये सिर्फ वही चल सकती है। अब सोचो, जैसे ही 7.1 मीटर भी अगर तमन्ना जी ने कदम आगे रखा ना भाई साहब, तो ये सीढ़ी तुरंत ऐसे फिसल करके ऐसे नीचे आएगी, और तमन्ना जी के ये जो आगे के जो 2 डांटे बेटे निकल लेंगे। सही है क्या? अच्छी भी नहीं लगेगी फिर वो भाई साहब, है ना? ऐसे तो 7 मीटर तक चलाना, उसके आगे चलाने की कोई जरूरत नहीं है। सही है? अरे पक्का सोच ले। चलो मैं यहाँ साइड में आ जाता हूँ, आप लोग एक बार इसको आराम से देखो, कैलकुलेशन में कोई गलती हो मुझे बताना, मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा, ऊपर ले आऊंगा। बाकी मुझे लगता नहीं कोई गलती होगी, सब कुछ बढ़िया रहा होगा। चलो हो गया है, आगे बढ़ जाऊं? अरे पक्का है? चलो अब और सवाल दिखाता हूं मैं आपको, और बढ़िया बढ़िया सवाल दिखाता हूं। देखो यहां सुनो, लो ये बनाओ एक सवाल, बढ़िया सवाल है, सुंदर सवाल है, बनाओ इसको। चलो पढ़ो एक बार इसको, देखो क्या कहता है ना? फिर मिलके करेंगे।
देखो क्या कहता है, पढ़ो। अ यूनिफॉर्म लेडर ऑफ लेंथ एल, दिख रहा है ना, अच्छे से दिख रहा है ना, हाँ चलो ठीक है। अ यूनिफॉर्म लेडर ऑफ लेंथ एल रेस्ट अगेंस्ट द फ्रिक्शनलेस वॉल, ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया, वॉल फ्रिक्शनलेस है और फ्लोर जो है वो रफ है, फ्लोर पर फ्रिक्शन है म्यू, ठीक है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो है। तो व्हेन द लेडर इज पोजीशनड एट एंगल थीटा एज शोन इन द फिगर, ठीक है, तो इट इज जस्ट अबाउट टू स्लिप, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? बेकार सवाल है ना, करो, मैं तो यहां बैठा हूं चुपचाप, निपटा लो इसको, है ना। मुझे तो लगता भी नहीं इसके अंदर कोई टेंशन वाली कोई बात है, होना ही चाहिए ये तो, ठीक है ना। करो भाई, यहीं बैठा हूं मैं तो, कर लो, 2 मिनट का टाइम ले लो, आराम से निपटाओ इसको, कोई जल्दी नहीं है बेटा। चलो जी, हो गया, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं तो लोगों ने एक बार ट्राई कर लिया होगा, है ना। आंसर फिर अपन मैच करा लेंगे अभी, है ना, कोई खास बात नहीं है उसमें। थीटा की वैल्यू तो निकालनी है जस्ट अबाउट टू स्लिप केस के लिए, है ना। आसान सवाल है तो, बल्कि हम तो अच्छा करके आ चुके, ये तो आसान है ना। सुन मेरी बात, यहाँ आ जा बेटा, तो इसमें सारे डार्क कलर का यूज करेंगे, है ना, ताकि आपको नजर आए। तो क्या इसमें हिसाब किताब बताओ भाई, एक तो नॉर्मल जो है वो यहां लग रही होगी, N1 बोल लो, है ना, एक नॉर्मल यहां लग रही होगी, N2 बोल लो, फ्रिक्शन जो है वो अंदर लग रहा होगा, है ना, और इसका जो mg है वो ऐसे नीचे लग रहा होगा, सही है। नॉर्मल बातें हैं तो अब तो आपको समझ आता है सब कुछ, है ना। अच्छा अब सुन मेरी बात, तो क्या क्या समझ आता है यहां से कि N2 इज बेसिकली इक्वल टू mg, ओके, एंड fr max इज इक्वल टू म्यू N2, इसका मतलब कि म्यू mg, ये fr max की वैल्यू है, ठीक है। एंड एक और बात क्या, एंड दिस N1 इज इक्वल टू fr max, जस्ट अबाउट टू स्लिप का केस है इसलिए fr max ही लग रहा होगा, है ना। तो N1 विल बी इक्वल टू म्यू mg, एक बात तो हमारे को ये समझ आ गई क्या? अरे पक्का, अब बस टॉर्क कर लो, बस हो गया काम खत्म। लो क्या बताऊं उसमें ना, लो तो इसके अबाउट टॉर्क बैलेंस करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं, देख तो पा रहे हैं ना, देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो हमारा काम आसान होगा, क्यों? क्योंकि N2 और FR मैक्स की लाइन इसी से पास हो जाएगी, तो हमारा काम बन जाएगा ना। चलो आ जाओ, तो mg का जो टॉर्क है वो है आउट ऑफ द पेपर, और N1 का टॉर्क है इनटू द पेपर, तो बात बन गई। चलो आ जाओ, mg का टॉर्क बताओ, ये आ जाएगा mg इंटू L/2, है ना, बड़ा एल है छोटा एल एक ही बात है, क्या है ना। तो ये L/2 है ना, ये क्या L/2 का cos थीटा, तो mg इंटू L/2 का cos थीटा इज इक्वल टू, बोलो, इज इक्वल टू N1 का टॉर्क, बोलो N1 का टॉर्क कितना आएगा बेटा, अगर ये L है तो ये है L का cos थीटा, ये है L का sin थीटा, और L का sin थीटा N1 के परपेंडिकुलर है, तो ये आ गया L का sin थीटा, एक L ने एक L को मार दिया, तो ये आ गया mg/2 cos थीटा इज इक्वल टू, देखो N1 की वैल्यू देखो, ये रही क्या, म्यू mg, है ना, और साथ में क्या आया, साइन थीटा, तो mg ने तो mg को मार दिया, मुझसे बोलो, है ना बेटा, ये क्या आ गया, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, म्यू तो दे रखा है ना, तो बोल रहा है कि हाँ ठीक है, तो ये आ गया 1/2, है ना, और म्यू को इधर ले आओ, नीचे ले आओ, 1/2 म्यू इज इक्वल टू कॉस थीटा उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, सही है क्या, तो ये आंसर आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/म्यू, या फिर हम ये भी कह सकते हैं क्या, और वी कैन से कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2 म्यू, ये हमारा आंसर है। चलो ये हमारा आंसर है, ठीक है क्या, अरे पक्का मैच कराना एक बार, इसको देखना, है ना, कैलकुलेशन फिर से देख लेना, आंसर मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो बोलो जी, सही है, अरे पक्का 100% एकदम, सोच लो। चलो मैं इसको नोट कर लिया होगा ना इसको, है ना, आगे बढ़ सकता हूं, मिटा देता हूं मैं इसको, ठीक है ना। यहां आ जाओ और सुनो, आज का लेक्चर काफी आसान है ना, मुश्किल नहीं है ना बिल्कुल भी, आ जाओ और सुनो, ये थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट इसमें अच्छा खासा है, यहां देखो, पढ़ो इसको, कुछ नहीं है, बेमतलब की बात है, सुन ले, है ना, तू तो कर ही सकता है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है 1% भी, मैं तो कहता हूं बेमतलब की बात है ये, है ना, पढ़ ले इसको, क्या बोल रहा है, पढ़ पा रहे हो ना, हाँ पढ़ तो पा रहे हो बिल्कुल, है ना। चलो क्या बोल रहा है, अ यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ 3.25 मीटर एंड वेट 250 न्यूटन is placed against a smooth vertical wall with its lower end 1.25 meter
फ्रॉम द वॉल, ठीक है जी। सो इफ कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द लैडर एंड द फ्लोर जो दे रखा है वो 0.3 दे रखा है, देन फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द लैडर एट दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, करो। अब इसमें एक बच्चा एक गलती भी करता है, वो भी बताऊंगा आपको, है ना। इस सवाल में बच्चा एक गलती करता है, क्लासिक गलती है वो बताऊंगा तेरे को। चलो कर लो आप, तो एक बार अटेम्प्ट कर लो एक बार इसको, है ना। पेन चला लो थोड़ा सा, अच्छा लगेगा आपको। तू माने ना मन दिलदारा, असां ते तैनूं रब मन्निया। ओ दस होर केड़ा रब दा दवारा, दस होर केड़ा रब दा दवारा, असां ते तैनूं रब मन्निया। हाँ जी बोलो, कर रहे हो? करो करो करो, पेन चला लो, 2 मिनट का टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, यहीं बैठा हूं मैं तो आराम से, है ना। करो। तेरे नैना ऐसे काफिर, क्या छिपाऊं तुझसे आखिर, तू तो जाने मेरी सारी चोरियां, तेरे पीछे चल दूं मैं आंखें मीचे, मेरे हाथों में है तेरी डोरियां, तू ही दिन मेरा, तू ही मेरी रातां, तू ही धुप मेरी, तू ही बरसाता, मैं यारा तैनू सब मन्निया, तू मन्निया ना मन दिलदारा, असां ते तैनू रब मन्निया, तू मन्निया ना मन दिलदारा, असां ते तैनू सब मन्निया। बोलो जी, हो गया है क्या? बना लिया है? कराऊं मैं, कराऊं? सोच लो, वो है आंसर तो आया एक तो, है ना। देख इधर सुन, जैसा जैसा मैंने सिखाया बस वैसा वैसा करना है, ठीक है। ज्यादा नहीं टाइम पास करना, जो सिखाया बस वो करो। क्या सर ऐसे दीवार है, ऐसे धरती माता है, देखो डायग्राम तो बनना ही चाहिए बच्चे से, है ना। डायग्राम नहीं बनेगा तो फिर मजा नहीं आएगा, डायग्राम बनना बहुत जरूरी है ना। जैसे जैसे सवाल पढ़ते जाते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रॉब्लम इन क्या बोलते हैं, टेक्निक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्या होती है कि एक एक लाइन पढ़नी होती है और डायग्राम बनाना होता है ना। यहाँ सुनो, तो ये तो फ्रिक्शनलेस दे रखी थी सवाल में, है ना। ये फ्रिक्शनलेस है, तो यहां पर तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, और यहां पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, कितना है? 0.3, ठीक है। अच्छा बेटा, इसकी जो लेंथ है ना, लेंथ CD की जो लेंथ है वो दे रखी है, कितनी? वो दे रखी है 3.25 मीटर, है ना। 3.25 मीटर, इसका मतलब कितना है? इसका मतलब है 325/100 मीटर। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नॉर्मल बात है, तो है ना। काट लो इसको थोड़ा सा 5 से, कितना काटोगे तो कितना काटोगे? 5 छंगे 30, 2 बच गया, 5 पचे 25, 13 से काटे तो फिर से इतना आएगा, कितना? 5 से 5 दूनी 10 और एक 0, फिर से 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, सही है क्या? एक और बच गया, 5 तिया 15, और क्या हो गया? 5 से 5 के 20, मतलब कि 13/4 मीटर ये लेंथ है, ठीक है क्या? ये लेंथ है 13/4 मीटर, ये लेंथ है इसकी, किसकी? CD की। बोला ठीक है साहब, कोई बात नहीं। अच्छा, CD का वेट दे रखा है, वेट मतलब डायरेक्ट mg दे रखा है आपको, डायरेक्ट mg, ठीक है क्या? CD का आपको डायरेक्ट mg दे रखा है, कितना दे रखा है? 250 न्यूटन। ओ हो, इसका मतलब कि ये बिल्कुल यहां से सेंटर पॉइंट से बिल्कुल नीचे लग रहा होगा, कितना? 250 न्यूटन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बस बाकी सब कुछ हो गया। क्या बोल रहा है? फ्रिक्शन फोर्स बताना है। क्या बोल रहा है? फ्रिक्शन फोर्स बताना है। मैंने कहा लो, उसमें क्या बात हो गई, है ना। ध्यान से सुन, इधर सुन। तो बेटा यहां जो नॉर्मल ड्रॉ होगी, यहां तो नॉर्मल एसिड ड्रॉ होगी ना, N1, यहां तो नॉर्मल एसिड ड्रॉ होगी ना, पक्का एकदम। अब सुन, पता है बच्चा क्या करता है? तूने क्या करा होगा, मेरे को ऐसा लगता है कि तुम में से कुछ बच्चों ने पक्का ये करा होगा। सर देखो ना, सर N1 इज इक्वल टू, तो सर देखो डायरेक्ट, सर ये क्या रहा? सर देखो 250 न्यूटन, तो सर फ्रिक्शन फोर्स तो सर ये आ गया, सर क्या आ गया? 250 इंटू, सर म्यू तो दे रखा था 0.3, है ना। तो सर ये आ गया सर 250 इंटू सर 3/10, सर 10 ने 10 को मार दिया, तो सर आंसर आ गया 75 न्यूटन। ये हमारा आंसर है। अबे गलत है, ये
गलत है ये। सर गलत क्यों है सर? अबे ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है म्यू इंटू एन। कहीं बोल रखा है कि जस्ट अबाउट टू स्लिप वाला केस है? जब जस्ट अबाउट टू स्लिप होता है तब फ्रिक्शन अपनी औकात के बराबर लग रहा होता है, मैक्सिमम वैल्यू लग रहा होता है। तो बोला ही नहीं है, तो जब बोला ही नहीं तो फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ये तो उतना लगता है जितने की जरूरत होती है भैया। इस समय मैक्सिमम की वैल्यू की जरूरत नहीं है तो मैक्सिमम नहीं लग रहा है। वो मुझसे बोल, इस समय मैक्सिमम की जरूरत नहीं है तो मैक्सिमम नहीं लग रहा है भाई साहब। पक्का एकदम? तो ये आंसर हमारा गलत है। ये ऐसा थोड़ी पूछा सवाल में कि फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, तो ये गलत है। ये ऐसे नहीं होगा सवाल। ओ अच्छा, हमें तो लग रहा था हमारा आंसर हो गया है। ऐसे नहीं है, है ना? करना पड़ेगा आपको पूरा प्रोसीजर, है ना? आपको मानना पड़ेगा कि यहां पर फ्रिक्शन की कोई वैल्यू है एफ आर, है ना? क्योंकि बोला नहीं है ना उसने बेटा ऐसा कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ, या जस्ट अबाउट टू स्लिप वाला केस नहीं है वो, है ना? इधर सुनो, तो यहां पर कोई ना कोई वैल्यू लग रही होगी फ्रिक्शन की एफ आर, सही है क्या? तो यहां से हमें बात समझ आती है, यहां पर N1 है तो बेटा यहां लग रहा होगा N2, सही है? बिल्कुल पक्का। अब सुनो, ध्यान से सुनो, एंड मैं लिख देता हूं यहां पर क्या, कि N1 इज इक्वल टू एफ आर। सही, कोई दिक्कत नहीं, पक्का? सोच ले, आ जाओ। अब मेरी बात सुनो बेटा, इधर आओ। तो अगेन वही फोर्स बैलेंसिंग तो करनी है, तो मैंने कहा इसी पॉइंट के अबाउट कर लेता हूं ताकि फ्रिक्शन का भी टॉर्क जीरो हो जाए, M1 का भी टॉर्क जीरो हो जाए, तो हमारा काम बन जाएगा इसमें, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, मजा आ जाएगा। अब सुनो बेटा, बोला साहब ठीक है साहब, बात समझ आ गई। बेटा ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की लेंथ, ये कितनी है? आधी। आधी लेंथ बताओ, आधी लेंथ यहां से यहां तक की लेंथ जो होगी वो तो आधी लेंथ होगी। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 13/4 का आधा, मतलब 13/8 मीटर। समझ रहे हो ना? अरे मुंह से बोलो, कितना आ जाएगा? 13/8 मीटर, ये लेंथ है ना, ये लेंथ बेटा। बोला साहब ठीक है, तो ये लेंथ आ गई 13/8 मीटर। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है? अच्छा, सवाल में एक चीज और दिया है, क्यों दिया है अब तेरे को समझ आएगा क्या? सवाल में एक चीज और दिया है क्या, कि वर्टिकल वॉल जो है उससे उसका कितना एंड पर, वो कहां पर है? देखो, इट्स लोअर एंड इज 1.2 मीटर फ्रॉम द वॉल, है ना? जब जरूरत पड़ती है तब उसका ध्यान आता है फिर, है ना? आ जाओ यहां, सुनो, इधर आ जाओ। तो बेटा आपको ना ये दिया है, ये दूरी आपको दी है, ये दूरी आपको दी है ना? कितनी है वो? कितनी है वो दूरी? मुझसे बोलो, है ना? कितनी है वो दूरी? वो दूरी है 1.25 मीटर, एक्स बोल देता हूं इसको, ठीक है? तो x इज इक्वल टू कितना है? x इज इक्वल टू है 1.25 मीटर, मतलब कि 125 और डिवाइडेड बाय 100, ठीक है? तो 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, ठीक है? तो x इज इक्वल टू कितना है बेटा? 5/4 मीटर। बोलो समझ आ गया? अरे पक्का। अब सुन बेटा, क्या ये थीटा तू निकाल सकता है क्या? फ्रिक्शन में टॉर्क निकालने से पहले मैं थीटा निकाले तो उससे जरूरत पड़ेगी मेरे को, है ना? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। अच्छा, इस ट्रायंगल में साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है बेटे। पूरी लेंथ कितनी है? पूरी ये है 13/4। कितनी है ये? 13/4। हाँ निकाली ना, ये 13/4। और ये कितनी है? 5/4। तो क्या लगाएंगे इस ट्रायंगल में? देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या है? हाइपोटेनस है, ये क्या है? बेस है। तो कॉस थीटा लगाया जा सकता है ना? बोलो कॉस थीटा क्या होता है? बोलो, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस बाय हाइपोटेनस मतलब कितना आ जाएगा? 5/4। मुझसे बोलो, और वो ऊपर चला जाएगा। ये पूरी लेंथ कितनी है? ये है 4/13 हो जाएगा, सही है ना? 13/4 था ना, तो उल्टा हो जाएगा। तो 4 से 4 कट गया, तो बेटा कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो आ गई 5/13। अच्छा, लगे हाथ में साइन थीटा की भी वैल्यू निकाल लेता हूं क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। ये हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 25 और बटे 169, है ना? तो 169 में से 25 जाएगा तो 144, 12 का स्क्वायर होता है। तो बेटा जो साइन थीटा हो जाएगा वो आ जाएगा 12/13। इनकी मुझे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने पहले से ही निकाल करके इन्हें रख लिया है। बोलो समझ आ गया, है ना? चलो जी, अब करते हैं अपन टॉर्क का काम, ठीक है? किसके अबाउट बैलेंस करना था? अबाउट दिस पॉइंट ए टॉर्क बैलेंस करना है ना? सोचो, N1 का टॉर्क 0, फ्रिक्शन का टॉर्क 0, 250 का टॉर्क आउट ऑफ द पेपर और N2 का टॉर्क इनटू द पेपर, ठीक है? चलो, तो 250 का टॉर्क लिखते हैं आप। देखो, तो 250 इंटू ये लेंथ कितनी है? 13/8, ठीक है? 13/8। और बेटा 13/8 का कॉस थीटा, कॉस थीटा ये रहा 5/13। देखो, तो 5/13 इज इक्वल टू N2 का टॉर्क, तो ये आएगा N2 और इंटू, थोड़ा सा इसको हल्का सा छोटा कर देता हूं, है ना? आ जाओ, तो N2 इंटू
कितना, पूरी लेंथ कितनी बेटा 13/4, ये 13/4 का कॉस थीटा और ये 13/4 का साइन थीटा। साइन थीटा मेरे पास पहले से ही है, 13/4 का साइन थीटा। साइन थीटा कितना है 12/13, 13 ने 13 को मार दिया, यहां भी 13 ने 13 को मार दिया। सही है क्या, देखो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, सही है बेटा, है ना। यहां भी देखो कट जाएगा ये, है ना, 2 से कट जाएगा क्या, 2 चौके 8, 2 से आएगा 125। मुंह से बोलो सही है मामला, मुझे तो सही लग रहा है। देखो ध्यान से देखो तो बेटा n2 की वैल्यू कितनी आ गई, n2 की वैल्यू आ गई 125 गुणा 5, तो ये आ गया 5 × 5 = 25 का 5 हासिल 2 और 5 दूनी 10 11 12 625 आ गया, और डिवाइडेड बाय कितना आ गया 4, और उधर से आ रही है तो 4/12, है ना। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, बाकी सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो ये n2 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 625/12, और n2 की ही वैल्यू वाकई में किसके बराबर थी, ध्यान से देखना बेटा, n2 की वैल्यू है n1 की वैल्यू, n2 की वैल्यू है ये, हाँ n2 की वैल्यू है। अरे ये मैंने गलत लिख दिया भाई, n2 था ये, है ना बेटा, ये थोड़ा सा यहाँ गलत लिखा गया यहाँ पर, है ना, इसको एक बार वो कर लेना, n2 है, n2 है ना। अब क्या है बच्चा वहां तो कमेंट में बता देता है ना, क्लास में बता देता है कि सर वो n2 है ना, ये n2 और ये fr बेटा, है ना, n2 और fr, ठीक है क्या, देखो बराबर है, तो n2 = fr। ध्यान से देख लेना भाई साहब, मैंने गलती से लिख दिया है n2 = fr, ठीक है, और यही मुझे निकालना भी था क्या, fr। तो बेटा fr की वैल्यू क्या आ गई, fr की वैल्यू आ गई 625/12 न्यूटन, ये आंसर है, ठीक है, ये आंसर है, बोलो सही है, अरे पक्का, अरे सोच लो 100% एकदम। चल मैं यहाँ साइड में आ जाता हूँ, आराम से नोट करो, फिर और बात करेंगे अपन, ठीक है, कर लो भैया कर लो, हो गया, और काम कराऊं और सवाल कराऊं, चल सुन और सुन बेटा, देख जेईई एडवांस का एक बहुत ही शानदार सवाल, ठीक है, यहां सुनो, बहुत 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 शानदार सवाल, मतलब फील आ जाएगी, मजा आ जाएगा बिल्कुल। तेरे नैना ऐसे काफिर क्या छिपाऊं इनसे आखिर, पढ़ पा रहे हो ना, एक मिनट रुको मेरे को देखने दो, हाँ पढ़ तो पा रहे हो, ठीक है क्या, हाँ चलो, मल्टीपल करेक्ट है सवाल, ठीक है, चलो पढ़ो क्या बोल रहे हैं। फिगर में एक लैडर है, अच्छा दीवार पे भी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है म्यू, है ना, और यहाँ फर्श पे दे रखा है म्यू2, ऊपर दे रखा है म्यू1, नीचे दे रखा है म्यू2, ठीक है जी। इट इज द स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है इस टाइम, बिल्कुल ठीक है जी, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ओके साहब बहुत बढ़िया, और द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द लैडर इज म्यू1 और वहां पर म्यू2 है, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल एंड द लैडर इज n1 और ये n2 है। तो इफ द लैडर इज जस्ट अबाउट टू स्लिप, मतलब वो FR मैक्स वाला केस हो गया, तो फिर बोल रहा है कि बताओ क्या क्या इसमें से ऑप्शन मैच कर जाएंगे, बेमतलब का सवाल है ना, एडवांस का सवाल है 2014 का, बाकी बेमतलब का है मैं तो कहता हूं, ठीक है, बनाओ बनाओ जरा देखें एक बार, देखें एक बार बेटा, चलो करा तुमने, 2 मिनट का टाइम ले लिया था, वीडियो स्टॉप कर ली थी ना, मम्मी कसम है तुम्हारे ऊपर वीडियो स्टॉप करी थी नहीं करी थी बेटा, मैं बता रहा हूँ, वीडियो स्टॉप कर लेना, मम्मी कसम बता रहा हूँ, है ना, फिर उसके बाद आगे बढ़ना, कोई फायदा थोड़ी होगा नहीं तो यार, है ना, हाँ चलो जी, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं तुमने वीडियो स्टॉप करी थी और तुमने काम भी कर लिया है। चलो मैं बनाऊं अब, हैं इधर सुन, देख सवाल में ना कुछ चीजें पहले से दी हैं, क्या दी हैं कि वो हमें वैसे ही माननी भी है, ठीक है, कि ये जो नॉर्मल है इसको n1 मानना है, ठीक है, इस नॉर्मल को n2 मानना है, ठीक है, अच्छा इसका जो mg है वो लग रहा होगा नीचे, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूं, आगे बढ़ो उससे पहले, तो ये ऐसे स्लिप करेगी ना, ऐसे मुंह से बोलो, ऐसे कैसे स्लिप करेगी, ऐसे उई, तो सोच वॉल पर ये कहां आ रही, नीचे आ रही, तो वॉल पर फ्रिक्शन कहां लगेगा, वॉल पर फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, है ना, समझ आ रहा है ना बेटा, ये ऐसे फिसलेगा ना ऐसे उई, तो ये नीचे आएगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, और ये नीचे वाला पॉइंट जाएगा ऐसे उई पीछे, तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। आपको ये बात समझ आनी चाहिए, समझ आई है, सोच ले, अच्छा सा बहुत बढ़िया, है ना। अब सुनो, तो इसको तो उसने बोला है कि n1 मानना है, तो और स्लिपिंग वाला केस है और ये हो जाएगा FR1 मैक्स, ठीक है, इसको n2 मानना है और जस्ट स्लिपिंग वाला केस है तो ये हो जाएगा FR2 मैक्स, और ये इसका नीचे जो वेट लग रहा होगा वो लग रहा होगा mg,
ठीक है क्या, इसे mg स्क्वायर मत पढ़ लेना, ये mg/2 था और नीचे दूसरा ऑप्शन है mg बाय समथिंग, ठीक है ना, अभी देखेंगे मैच कराएंगे, कोई खास बात नहीं है ना। इधर आओ, तो बस अब बनाते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इस क्या बोलते हैं, इस एंगल को थीटा मानना है, ठीक है, इस एंगल को थीटा मानना है, ऐसा दिया भी है सवाल में कि मेकिंग एन एंगल थीटा, वो दिखाया नहीं था यहाँ पर अपने को मानना पड़ेगा उसको, है ना। चलो ठीक है, अब ऊपर वाले और नीचे वाले फोर्स बराबर कर लो, दाएं वाले बाएं वाले बराबर कर लो, पहले फोर्स की तो कर लो क्या हिसाब किताब है, फिर देखेंगे, है ना। अच्छा, ऊपर वाले फोर्स देखो कौन कौन है बेटा, एक तो FR1 मैक्स भी ऊपर है और N2 भी ऊपर है ना। अच्छा, तो N2 और प्लस FR1 मैक्स शुड बी इक्वल टू mg। एक बात तो ये है बेटा, आप समझो इस बात को, है ना। बोले साहब ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, FR1 मैक्स की वैल्यू क्या है, पहले देखो, FR1 मैक्स की वैल्यू है μ1 n1, ठीक है, एंड FR2 मैक्स की क्या वैल्यू है, FR2 मैक्स की वैल्यू है μ2 इंटू n2। बोलो सही है, बोला हाँ साहब, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साहब, बहुत बढ़िया साहब, ये बात हमारे को समझ आ गई, आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। बोला हाँ ठीक है, ओके, एंड 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 बेटा n1 जो है ना, n1 इज इक्वल टू FR2 मैक्स, n1 इज इक्वल टू FR2 मैक्स, समझ आया, n1 इज इक्वल टू, बोला FR2 मैक्स, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा FR2 मैक्स की तो एक वैल्यू ये भी है, FR2 मैक्स की तो एक वैल्यू ये भी है, इसको यहां पुट करो, तो n1 इज इक्वल टू FR2 मैक्स, मतलब के μ2 इंटू n2। ओ हो, बहुत बढ़िया साहब, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ये n1 की वैल्यू आ गई, क्या, μ2 इंटू n2। अब सुनो, n1 की इस वैल्यू को यहां पुट करो एक बार जरा, तो FR1 मैक्स की वैल्यू आएगी, है ना। तो FR1 मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी μ1 इंटू n1 कितना, μ2 और साथ में n2, ये FR1 की मैक्स, FR1 मैक्स की वैल्यू आ गई है ना। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, है ना, पक्का है ना। चलो बेटा, अब इस FR1 मैक्स की जो वैल्यू है ना, देखो कहां कहां से क्या क्या बढ़ रहा है। FR1 मैक्स की इस वैल्यू को, एक मिनट, FR1 मैक्स की इस वैल्यू को अपन यहां पुट करेंगे, है ना, यहां देखो, तो ये आएगा n2 n2 प्लस, है ना, एक मिनट, यहां देख पा रहे हो ना इस वाले, हाँ देख पा रहे हो, n2 प्लस FR1 मैक्स कितना है, μ1 μ2 और साथ में n2 और इज इक्वल टू क्या है बेटा, mg। बोलो सही है, अरे पक्का है मामला, कोई खास बात नहीं है ना, आ जाओ। तो बेटा यहां से देखो n2 की वैल्यू को अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो आ जाएगा 1 प्लस μ1 μ2 इज इक्वल टू mg। तो बेटा n2 की वैल्यू देख, n2 की वैल्यू कितनी आई, ये आ गई mg और डिवाइडेड बाय 1 प्लस μ1 और μ2, ये आया देख। अब देखो क्या किसी आंसर से मैच करता है। अब सोचो, अगर μ1 और μ2 दोनों ही नॉन जीरो रहे, अगर μ1 और μ2 दोनों ही नॉन जीरो रहे, कब है वैल्यू, इफ μ1 इज नॉट जीरो एंड μ2 इज नॉट जीरो, क्योंकि दोनों में से अगर एक भी जीरो हुआ तो सिर्फ n2 mg के बराबर हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला पूरा टर्म तो 1 हो जाएगा ना, ये जीरो हो जाएगा ना, इतना इतना टर्म ऐसे। तो क्या है कि μ1 इज नॉन जीरो एंड μ2 इज नॉन जीरो, देन n2 की ये वैल्यू है। तो देखो कहीं मैच करता है क्या, देखो करता है, कर रहा है, देखो ऑप्शन नंबर सी देखो, इफ μ1 इज नॉन जीरो, μ2 इज नॉन जीरो, देन n2 इज इक्वल टू mg डिवाइड बाय 1 प्लस μ1 μ2। तो एक ऑप्शन तो हमारा ये मैच कर गया। बोलो अरे पक्का। अभी अगली बात किससे होगी, वो टॉर्क की इक्वेशन से होगी, कर लेंगे उसको भी, क्या ही बात है उसमें, जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। यहां सुनो, आ जाओ, इतना समझ आया कि नहीं मेरे को, तो ये बता दे पहले, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा जरा छोटा करूंगा उसके बाद फिर, है ना। एक पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है क्या, करो इसको एक बार, इसको नोट करो आराम से, बिल्कुल कायदे से एकदम, बिल्कुल, है ना, कोई जल्दी नहीं है मेरे को, कर लो आप तो, कि हाँ भाई सर ने ये कहानी बनाई, फोर्स में खिला दिए थे कितना, तो यार इतना तो फोर्स में खेल गए। चलो हो गया, अरे पक्का, सोच ले। चलो अब बात करते हैं टॉर्क की थोड़ी सी, है ना, अब बात करते हैं थोड़ी सी टॉर्क की। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं बेटा, हल्का सा, है ना। आ जाओ, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि आप लोग अभी भी डायग्राम देख पा रहे होंगे शायद, है ना, हाँ सही है, ठीक है जी। तो ये बात हो गई, अब बात करते हैं टॉर्क बैलेंस करने की। तो टॉर्क बैलेंस कहां करूं, आपको ये बात पता है, इसके अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दूंगा ना,
तो मेरा काम बन जाएगा, अपने को FR2 मैक्स का भी टॉर्क नहीं लिखना पड़ेगा, N2 का भी टॉर्क नहीं लिखना पड़ेगा, mg का टॉर्क इनटू द पेपर आएगा, N1 का टॉर्क आउट ऑफ द पेपर आएगा, और FR मैक्स का भी टॉर्क कहाँ आएगा, आउट ऑफ द पेपर। समझ गए क्या? इन दोनों का टॉर्क कहाँ आएगा, आउट ऑफ द पेपर, और mg का टॉर्क आएगा इनटू द पेपर। तो mg का टॉर्क उन दोनों को बैलेंस कर रहा होगा, है ना, तभी तो बात बन रही होगी। मुझसे बोलो, तभी तो इक्विलिब्रियम में रहा होगा, है ना। चलो आ जाओ, सुनो तो क्या बात करें, है ना, बैलेंसिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। कहां है पॉइंट ए? यही है पॉइंट ए, ठीक है। सुनो, बैलेंसिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, ठीक है। चलो जी, mg का टॉर्क लिखवाओ मेरे को, बोलो mg का टॉर्क कितना है? ये है mg इंटू L/2 का, सोचो अगर पूरी लेंथ अगर L है तो ये क्या है, L/2, तो ये क्या है, L/2 का cos थीटा इज इक्वल टू, बोलो N1 का टॉर्क बोलो, N1 इंटू, सोचो अगर ये L है तो ये L का cos थीटा, ये L का sin थीटा, साथ में आया L का sin थीटा, एक मिनट, और प्लस FR1, सोचो ये FR1 मैक्स है ना, तो FR1 मैक्स का टॉर्क क्या आएगा, FR1 मैक्स इंटू, सोचो अगर ये L है, अगर ये L है तो ये है L का cos थीटा, ये है L का sin थीटा, तो L का cos थीटा जो है वो उसके परपेंडिकुलर है, तो ये जाएगा L का cos थीटा, ठीक है क्या? चलो और सुनो, और देखो, देख बेटा L से तो L मर गया, तो बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि हमें L सवाल में दिया भी नहीं था, तो हमारी तो मौज हो गई, चांदी हो गई, है ना। इधर आ जाओ, तो ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया अब मेरे पास mg/2 और cos थीटा और इज इक्वल टू N1 और साथ में sin थीटा और प्लस साथ में FR1 मैक्स, ओके, और साथ में cos थीटा। ये बात है ना। मैंने कहा जी ठीक है साहब, बहुत बढ़िया, बोले इतनी बात तो समझ आ गई, है ना। अब सुन मेरे बेटा, मेरी बात सुन, FR1 मैक्स जो है ना, FR1 मैक्स वो है μ1n1, वो क्या है, μ1n1, समझ आ रहा है ना। इसको जरा पुट करके देखते हैं एक बार, है ना, इधर आ जाओ, ठीक है। मैं थोड़ा सा, मेरे को जो है स्पेस की जरूरत है अभी थोड़ी सी ना, हल्की सी, तो करते हैं इसको, थोड़ा साइड में कर दिया मैंने उसको, आ जाओ जी, है ना। ऐसे ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो बनेगा ही, डोंट वरी, है ना। ये एक काम कर लूं, ये एक काम कर लूं, इस पूरी इक्वेशन को ना cos थीटा से डिवाइड कर ले पहले, छोड़ चक्करबाजी, पूरी इक्वेशन को क्या कर ले, cos थीटा से डिवाइड कर ले, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा mg/2, mg/2 इज इक्वल टू N1 tan थीटा, N1 tan थीटा। मैं ऐसा क्यों कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को tan थीटा जैसे ऑप्शन दिख रहे हैं बाकियों में, है ना, इसीलिए कोशिश कर रहा हूं ये बस। तो mg/2 इज इक्वल टू N1 tan थीटा और प्लस FR1 मैक्स, FR1 मैक्स। देखो समझ आया ना मैंने क्या करा है, मैंने पूरी इक्वेशन को cos थीटा से डिवाइड कर दिया है, cos थीटा से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया। बोला साहब ठीक है, कोई बात नहीं, FR1 मैक्स है ना। FR1 मैक्स कहां है बेटा, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। तो mg/2 और इज इक्वल टू N1 tan थीटा और प्लस FR1 मैक्स, है ना। देख FR1 मैक्स की एक वैल्यू ये भी है, क्या है, FR1 मैक्स की एक वैल्यू ये भी है, क्या है ये है μ1 μ2 और N2, है ना, μ1 μ2 और N2, ठीक है। बहुत बढ़िया साहब, पुट करके देखो एक बार, क्या है μ1 और N1, क्या है ना, μ1 μ2 N2, है ना, μ1 μ2 और N2, सही है ना मामला, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। अब सुन बेटा मेरी बात सुन, तो यहां से N1 tan थीटा इज इक्वल टू mg/2 और माइनस μ1 और μ2 और N2, बोल मुझसे बोल, सही है क्या, अरे पक्का। अब मेरी बात सुन, देख बेटा अब आंसर मैच कराने पे आता हूं मैं, है ना, इधर सुनो, अब ध्यान से सुन, पूरा फोकस यहीं, पूरा फोकस यहीं रखना बेटा, पूरा फोकस यहीं रखना। मैं तेरे को ये बोल रहा हूं कि लेट μ1 इज इक्वल टू 0 एंड μ2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि दोनों के नॉन जीरो का केस तो हो चुका, दोनों के नॉन जीरो का केस तो हो चुका, और दोनों के जीरो का केस इसमें है नहीं, तो दोनों के जीरो का केस करने का मेरे को कोई मतलब नहीं है, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं,
μ1 इज इक्वल टू 0 और μ2 इज इक्वल टू नॉन जीरो। तो सोच, अगर μ1 0 और μ2 नॉन जीरो हो तो उस केस में देन ध्यान से देखो, n1 का tan थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखना कितना आ रहा है बेटा, mg/2 आ रहा है। क्या आ रहा है? mg/2। अब सोचो क्या ये कोई आंसर मैच करता है क्या? ध्यान से देख कि अगर μ1 0 हो और μ2 नॉन जीरो हो, हाँ देख कर रहा है, मैच कर रहा है बेटा, देख ध्यान से देख, μ1 अगर 0 हो और μ2 नॉन जीरो हो तो उस समय n1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? mg/2 के बराबर। तो इसका मतलब कि डी ऑप्शन भी सही है। अब मेरी बात ध्यान से सुन, एक बच्चा डाउट क्या पूछता है, बोले सर एक काम करो सर, इनको पलटो ना सर एक बार जरा, μ2 को तो आप 0 करो और μ1 को नॉन जीरो करो। सर देखना फिर तो सर ये आंसर बी मैच करेगा सर, तो बी भी मैच करेगा, तो बी भी सही होना चाहिए था फिर सर, है ना, क्योंकि सर दोनों में से कुछ भी एक होगा तो फिर तो सर आंसर मैच करेगा ना। अभी मैं तेरे ऊपर छोड़ रहा हूं कि ये आंसर क्यों नहीं हो सकता कि μ2 इज इक्वल टू 0 एंड μ1 इज इक्वल टू नॉन जीरो, क्यों नहीं हो सकता? इसके लिए तेरे को एक कैलकुलेशन एक बार फिर से शुरू करनी पड़ेगी। तो एक बात देखेगा, बता दूं क्या, बता ही देता हूं कि अगर μ2 को अगर आपने 0 ही कर दिया ना बेटा, तो μ2 को 0 करने से उस समय ये FR2 मैक्स ही 0 हो जाएगा, और FR2 मैक्स ही 0 हो जाएगा तो n1 भी 0 हो जाएगा हाथ की हाथ। तो भाई साहब क्या बैलेंस करोगे, है कि नहीं? n1 ही 0 हो लेगा तो n1 का tan थीटा mg/2 कहां से आएगा भैया? इसलिए ये वाला जो केस है ना, ये पॉसिबल नहीं है। बोल समझ आया कि नहीं आया? अरे पक्का। खूब सारे सवाल मैंने आपको दिखाया, लेटर प्रॉब्लम एकदम बिल्कुल बेसिक से बनानी सिखाई, एकदम बिल्कुल जीरो से कैसे अपने को सवाल बनाने होते हैं, है कि नहीं? बाकी यहाँ तक अगर आप आए हो तो आपको समझ तो आया होगा, और समझ आया तो नीचे कमेंट करके मेरे को बताना एक बार कि समझ आया कि नहीं अच्छे से। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक भी कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भगवान के लिए शेयर करना ताकि उनका भी भला हो और थोड़ा सा हमारा भी भला हो। जब ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो मेरे को पढ़ाने में और अच्छा लगेगा, और ज़्यादा मोटिवेशन आएगी, मैं और जल्दी लेक्चर लेके आऊँगा, उसमें आपका ही भला है। बोलो समझ आया कि नहीं आया? अरे पक्का। चलो अपन लोग मिलते हैं फिर किसी अलग वीडियो में। बाय बाय, टाटा।